स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस का बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो। एक्शन में बाजार आपको आते हुए दिख रहे हैं। कल की गिरावट के बाद आज जरूर संभलने की कोशिश बाजार कर रहे हैं। बढ़िया रिबाउंड है। कल जितना लॉस आया था निफ्टी पर तो लगभग उसकी पूरी भरपाई हो गई है। बैंक निफ्टी पर आधी भरपाई हुई है, आधी और भरपाई होना बाकी है। ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन है। मिड और स्मॉल कैप का बाउंस बैक आपको काफी मजबूत आते हुए दिखा है और स्टॉक्स में तो बढ़िया रोटेशन चल ही रहा है, तो एक्साइटिंग रहना चाहिए आखिरी 1.5 घंटा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय की बाजार की बड़ी बातें क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है 21,700 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले 21,700 के ऊपर भी गया था, तो वहां पर आपको अच्छी रिकवरी आई है। कल जितनी गिरावट हुई थी लगभग पूरा उसका भरपाई बाजार ने कर दी है। निफ्टी बैंक यहां पर भी आपको 350-400 अंकों की तेजी दिख रही है। 47,800 के इर्द गिर्द कारोबार होते हुए। रियल एस्टेट, आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड्स और पीएसयूज यहां पर आपको बढ़िया खरीदारी दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट की तो शानदार आउट परफॉर्मेंस आपको इस समय दिखेगी। मिड और स्मॉल कैप दोनों में अच्छी खरीदारी है। ऑलमोस्ट 1% ऊपर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है। कल एक बढ़िया सरप्राइज बाउंस बैक था ग्लोबल मार्केट्स में। हालांकि आज अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही नरमी में ट्रेड कर रहे हैं। इस समय अगर आप देखें तो थोड़ी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, करीब 60 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे। यूरोप में मिला जुला कारोबार है बट छोटी रेंज में ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल में जरूर 1% का बाउंस बैक है बट उसके सामने रुपया आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ज्यादातर एशिया के बाजारों में आज आपको खरीदारी ही दिखी है। तो अच्छा मूड माहौल बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स का। हमारे बाजारों को तो ऑफकोर्स बढ़िया मूड है। डेज हाई पर तो हम नहीं है बट ज़्यादा दूर भी नहीं है। स्पेशली निफ्टी पर डेज हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो आखिरी 1.5 घंटा नजर रहेगी इस पर बाजार के एक्शन की। आज का एक्शन जो है वो काफ़ी खास है और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक तो बढ़िया है। सारे सेक्टर्स आज की तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वही हाई बीटा नेम्स जो रीसेंट तेजी के हिस्सा थे वहां पर आज फिर से एक्शन आ रहा है। रियल एस्टेट सेक्टोरली टॉप गेनर है। सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिख रही है। कैपिटल गुड्स और इंफ्रा यहां पर आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। ऑटोज 2-3 दिनों से ये काफ़ी मजबूत ट्रेंड दिखा रहे हैं और लगातार अच्छा रोटेशन ऑटो स्टॉक्स में तो चल ही रहा है। मेटल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फार्मा में भी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। आईटी भी आज ठीक ठाक मूड में दिख रहा है। 11 तारीख से ऑफकोर्स नतीजों का सीजन आएगा। टीसीएस इन्फी दोनों के नंबर्स आने वाले, तो काफ़ी कुछ एक्शन इस समय बाजार में बना हुआ है। आइए एक्शन की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज और आने वाले दिनों की और साथ ही आज के कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी। कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से रहेंगे बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स आज एफएनओ स्पेस से डेल्टा कॉप पोस्ट मार्केट अपने नतीजे घोषित करेगा। साथ ही कल के दिन में ऑरिन प्रो सॉल्यूशंस यहाँ पर फंड जुटाने पर कल बोर्ड बैठक होगी। एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर भी अंतरिम डिविडेंड और बिजनेस अपडेट पर कंपनी जो है बोर्ड बैठक करने वाली है। और लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स इसका राइट्स इशू भी बंद हो जाएगा। जहाँ तक एक्स डेट का सवाल है, कोचिन शिपयार्ड इसकी स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है और साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिएगा। इसके राइट्स इशू की भी कल के दिन में एक्स डेट हो जाएगी। और गुजरात का जो वाइब्रेंट समिट है वो शुरू हो जाएगा कल से 12 जनवरी तक ये शुरू रहेगा। इनफैक्ट 11 जनवरी गुरुवार निफ्टी से दो दिग्गज आईटी कंपनियां इन्फोसिस और टीसीएस ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से एक और कंपनी एचडीएफसी एएमसी भी अपने नंबर्स घोषित करेगी। कैपेसिट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। साथ ही आईपीओ के लिहाज से ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जिसका आईपीओ आज खुला है, 11 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और भारत बनाम अफगानिस्तान पहला T20 ये भी खेला जाएगा। और यूएस के लिहाज से जो दिसंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा, तो इस पर भी नजर रखिए। तो बहुत ज़्यादा आंकड़े आने वाले हैं और डेटा आने वाला है। बाजार भी इस पर रिएक्ट भी करेगा। ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले दिनों में आपको आते हुए दिखेगा भी। अरमान, गुड आफ्टरनून। बताएं आज कौन से स्टॉक्स में खबरें दिख रही हैं? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर आप ध्यान रखिए क्योंकि मीडिया में मर्जर पर चल रही खबरों पर सफाई आती हुई दिखी है। मीडिया में चल रही खबरें आधारहीन हैं। कंपनी सोनी के साथ मर्जर को लेकर प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित मर्जर को पूरा करने पर काम जारी है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उनसे जुड़ी बड़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है। सूत्रों के हवाले से इनकम टैक्स को पॉलीकैब इंडिया में मिली बड़ी टैक्स गड़बड़ियाँ लगभग 250 से 300 करोड़ की बिक्री अपने अकाउंट में दिखाई हर साल। उस पर कंपनी का जवाब भी आता हुआ दिखा है। पॉलीकैब इनकम टैक्स किसी भी फाइंडिंग को नकारती है और अभी तक इनकम टैक्स से उनको कोई जानकारी नहीं मिली है। L&T 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में इनको ऑर्डर मिला है। डेटामेटिक्स आउट सिस्टम फॉरेज के साथ इन्होंने करार का ऐलान किया है और ये लो कोड प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। कोल इंडिया, इन्होंने नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट की अवधि 10 साल बढ़ाई है। इन्फीबीम एवेन्यूज राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि गुजरात सरकार के साथ 2000 करोड़ का एमओयू किया है।
भारतीय एयरटेल यहाँ पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ आईओटी सॉल्यूशन के लिए ये भी करार करते हुए दिखे हैं। यूपीएल की बात करें तो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि कॉटवे के मैनकोज कारोबार को खरीदने की यहाँ पर योजना है। और उसी के साथ साथ अब इंश्योरेंस का कई सारा डेटा आता हुआ दिखा है, जिसमें अब दिसंबर में एचडीएफसी लाइफ में न्यू बिजनेस प्रीमियम्स 3.2% बढ़कर आया है, आईसीसीआई प्रू के लिए 2.8%, एसबीआई लाइफ के लिए लगभग 21%, एलआईसी के लिए अगर आप बात करें तो लगभग 94% आपको वाई बढ़कर आता हुआ दिखा है। और डीआईज एफआईज के जो रेगुलर अपडेट आ रहे हैं, टाटा एलेक्सी यहाँ पर डीआईज की हिस्सा 4.8% से बढ़कर 5.7% हो गया है। एफआईज ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है 3.8% से 15%। कोल इंडिया डीआईज ने 1% हिस्सेदारी घटाई है, हालांकि एफआईज ने 0.8% बढ़ाई है। एसजीवीएन यहाँ पर डीआईज ने 0.24% हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो एफआईज ने भी 0.8% बढ़ाई है। और ब्लॉक डील में जी एंटरटेनमेंट 96 लाख शेयर्स, कोल इंडिया 10 लाख और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क 0.6% इक्विटी के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो बहुत बढ़िया एक्शन इस समय दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको बाजार में इंटरेस्टिंग आते हुए दिख ही रही हैं। आइए, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं, करते हैं उनका स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, हिमांशु जी, सुमित जी एंड ऑफ कोर्स जैन साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। और फॉर अ चेंज शुरुआत सुमित जी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर क्या है आपकी कॉल। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 320 रुपए 50 पैसा, 320 रुपए 70 पैसा, 320.50, 320.70 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। ये सेक्टर में तेजी देखने को मिल रहा है और एनटीपीसी अभी कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनटीपीसी के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जैसे स्टॉक यहाँ से ऊपर में 322 का लेवल तोड़ेगा तो फिर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ऊपर में 326 का पहला टारगेट बनेगा, 330 का दूसरा टारगेट बनेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 316 315 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 316 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 326 330 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए एनटीपीसी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का ही फेवरेट है, लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट पे भी आता है और पावर स्टॉक्स वैसे भी अच्छे रोटेशन में दिख ही रहे हैं। पॉलीकैब, इस पर एक अपडेट लेना है वागले साहब के साथ। वागले साहब, हमारी स्टोरी की थी, उसके बाद स्टॉक में भारी भरकम गिरावट आई और अभी भी गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है, अब 7.5% नीचे है। जरा एक बार अपडेट दे दें सर, अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं इसके लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हमने तो जब कहा था तो 5300 के आसपास भाव था। मैंने कहा था 5300 तोड़ते ही इसको बेचना है और 300 साढ़े 300 रुपए की मूव ऑलरेडी आ गई है, लेकिन अभी भी लॉन्ग करने के कोई संकेत नहीं है। अगर 5000 के नीचे क्लोज होता है तो एक फ्रेश डाउन मूव चालू हो सकती है। तो अगर आपने बेचा है तो आप उसको कवर कर लीजिए, लेकिन बाय करने की कोई भी सलाह नहीं है। बेचा है तो कवर कर लीजिए, शॉर्ट पोजीशन तो बेसिकली मुनाफा बुक कर सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी तो इस समय नहीं होगी। अभी की पूरी संभावना है इस काउंटर पर। डेज लो के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। सीमेंस, इस पर आज एक बढ़िया वाला मूव आई है। 4:15 की सुबह हमने देखा था एलएनटी पर अच्छा ब्रेकआउट आया था। कल एलएनटी के लिए अच्छी रिपोर्ट भी आई थी ब्रोकरेज की, बट सीमेंस है जो इस समय कैप गुड से लीडरशिप दिखा रहा है। एज अ सेक्टर भी ये पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म इस समय कर ही रहा है। कुणाल जी, एक बार सीमेंस का चार्ट देखें सर, बढ़िया वाली मूव आ रही है, 4200 के ऊपर दिख रहा है इस समय। कोई राय इस चार्ट पर? देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं दीपांशु सीमेंस से और एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक 4150 की रेजिस्टेंस थी जिसको स्टॉक ने आज के ट्रेड में पार किया, 4200 का भाई है और एक काफी बड़ा ब्रेकआउट है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। नई खरीदारी भी अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर 4150 के ऊपर बंदी आती है तो मेरी खरीदारी की राय होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर 4400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मौजूदा स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चले, प्रोवाइडेड 4150 के ऊपर आज क्लोज आए। ओके, तो 4150 के ऊपर अगर आपको क्लोज मिलता है तो फिर जरूर यहाँ पर पोजीशन बनाकर चलिए, मेंटेन करिए। बहुत ही बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख रही है। अपोलो टायर्स, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। 2 दिनों से अपोलो टायर्स आपको मजबूती दिखा रहा है। आज भी वैसे ऑटोस तो लीडरशिप के मूड में है ही और अपोलो टायर्स भी आपको अच्छे मूड में इस समय दिख रहा है। एक बार हिमांशु जी से अपोलो टायर्स के चार्ट पर राय लेनी है। हिमांशु जी जरा देखें अपोलो टायर्स, बताएं सर क्या करना चाहिए इसमें। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप देखिए, इस स्टॉक में एक शायद पिछले महीने एक बल्क डील हुई थी, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली।
लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 415-20 रुपए के आसपास से स्टॉक ने इवेंचुअली अपना जो मोमेंटम था वो वापस से गेन किया और आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉक निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि 460 से 465 रुपए का जो हर्डल स्टॉक ने पार किया है वो स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है। बट फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है दीप अभी थोड़ा और वेट किया जा सकता है क्योंकि इन लेवल्स पर थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अगर 460 462 की जोन में मिले अब वहां पर खरीदारी करें जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता है 457 के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 475 रुपए का एक पहला टारगेट और हर्डल है। 475 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो मुझे लगता है अनचार्टेड टेरिटरी में फिर से जाने के लिए स्टॉक तैयार है। तो नजर रखिए अपोलो टायर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है, बट अगर यहां से और ऊपर जाता है तो फिर एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। वैसे तो अच्छा एक्शन इस पर दिख रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी आप अच्छी खरीदारी दिख रहे हैं, बट एनबीएफसीज पर रखिए नजर। बैंक निफ्टी थोड़ा और फिसला है पिछले 5 मिनटों में, बट एनबीएफसीज एक्शन में आ रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल खरीदारी आपको इस समय फ्रेश दिखा रहा है। बजाज फिनसर्व, कैनफिन होम्स, आरईसी, मुथूट, बजाज फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में पिछले 5-10 मिनट में आप खरीदारी का एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, तो थोड़ी मूव यहां पर इंटरेस्टिंग हो रही है। मैक्स फाइनेंशियल, एक बार बंसल जी से इसके चार्ट पर राय लेनी है। बंसल जी जरा मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट देखें सर, अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है और फ्रेश खरीदारी भी इस पर आ रही है ऑलमोस्ट 950 के लेवल्स पर। जी दीपांशु, सबसे खास बात क्या है कि स्टॉक ने कल एक सपोर्ट को तोड़ा था, 925 के सपोर्ट को तोड़ा था। आज डिसाइसिवली उसके ऊपर निकला है, तो कल का जो ब्रेकडाउन है वो फॉल्स ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर दीपांशु 925 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। ऊपर में 965 एक हर्डल है और वो लाइकली टूटना चाहिए। जैसे ही 965 के ऊपर निकलेगा 980 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए एक दो और काउंटर्स जहां पर रखनी है नजर। टाटा मोटर्स लाइफ हाई पर तो ऑलरेडी है, 800 के ऊपर भी गया है। इनके अपडेट्स आ रहे हैं, सारे अपडेट्स आते हैं। यूके के जेएलआर नंबर्स आते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के आते हैं, एक्सक्लूडिंग चाइना, फिर चाइना के मिलाकर आते हैं। तो अभी जो आपके लिए जेएलआर के नंबर्स आ रहे हैं वो ग्लोबल होलसेल्स के आपको आते हुए दिख रहे हैं। ये ओवरऑल टाटा मोटर्स के आप नंबर्स देख रहे हैं, जेएलआर इंक्लूडेड। ग्लोबल होलसेल करीब 3,38,000 यूनिट्स की यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही है। 9% की बढ़ोतरी आपने देखी है। ग्लोबल होलसेल बिक्री 9% बढ़कर आई है। वाई अपडेट है ये दिसंबर महीने का टाटा मोटर्स के लिए, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक में आप एक्शन देख ही रहे हैं, 800 के ऊपर गया है आज पहली बार और नए हाइज भी छुए हैं। जैन साहब भी हैं हमारे साथ और जैन साहब से एक बार टाटा मोटर्स पर भी राय लेंगे। जैन साहब, ऑफकोर्स पिछले साल का स्टॉक ऑफ द ईयर था, अनिल जी का डबल भी हो गया। बढ़िया वेल्थ क्रिएशन किया है इसने और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। आज 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, 950 के, तो ब्रोकरेज के भी अब टारगेट्स इस पर निकल कर आ रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर्स में तो इनफैक्ट मैं तो थोड़ा गलत ही पढ़ा हूँ। मैं डेट्स को लेकर चिंतित रहता था, बैलेंस शीट की उसको लेकर थोड़ा वो रहता था, लिवरेजिंग को लेकर, और जो कंपटीशन इस सेक्टर में उसको लेकर भी डरा हुआ रहता था। बट इन्होंने जो ईवी में कमाल किया या सीवी में भी बढ़िया कर रहे हैं और जो ग्लोबल नंबर्स अब अच्छे आने लगे, क्योंकि थोड़ा यूरोप के क्यूज गलत था, थोड़े मतलब हल्के लग रहे थे, तो इन सबको देखते हुए लग रहा है कि ये कंपनी ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। पूरे निफ्टी स्टॉक्स में मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंचे। और अनिल जी ने या हमारे पैनल में इनफैक्ट मुझे याद है वागले साहब का भी बहुत सालों से इनफैक्ट बहुत बड़ा कन्विक्शन टाटा मोटर्स पे रहा है। तो इट्स डूइंग ग्रेट एंड आई थिंक जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखें, क्योंकि इंडिया में ईवी स्टोरी के लिए एक बहुत बड़ा प्ले हो गया है और धीरे धीरे चीजें चेंज होगी। एंड हैट्स ऑफ टू द चेयरमैन ऑल्सो, टाटा ग्रुप चेयरमैन, उन्होंने अपना विजन 2-3 साल पहले, आई थिंक 2.5-3 साल पहले के लगभग ये क्लियर किया था कि इसको बहुत जबरदस्त तरीके से बैलेंस शीट में और डीलिवरेजिंग को लेकर काफी फोकस रहेंगे। सो ओवरऑल वी हैव सीन द चेंजेस एंड मार्केट भी अच्छा पकड़ रहा है और ईवी में पकड़ रहा है, या सारी चीजों में इनफैक्ट इट इज डूइंग वेरी वेल। सो आई थिंक इस स्टॉक को जिन्होंने लिया हुआ नीचे के लेवल पे वो कंटिन्यू करें होल्ड करने का, और जिनको लेना है उनको थोड़ा सा एक बार डिप्स का इंतजार करें, क्योंकि मार्केट्स भी काफी हीटेड है और कहीं ना कहीं चीजें काफी बढ़ी हुई है। तो थोड़ा इंतजार करें, नीचे आने पे कोशिश करें एंट्री लेने की। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जिस पर रखनी है नजर। ऑफ कोर्स अनिल जी की पिक ऑफ द ईयर थी, लास्ट ईयर की डबल हो गया था स्टॉक। और अनिल जी भी स्टूडियो में है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा बाजार पर नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, बट निफ्टी अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। सारे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन अनिल जी, सारे सेक्टर्स आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बट हाँ वही है, ऊपरी स्तरों पर और ऊपर नहीं गए। एक बार के लिए जो लेवल्स टच किए वहां से ऊपर नहीं गए, रेजिस्टेंस आई बट गिरे भी नहीं है वहां से।
दीप देखो ऐसा ही चलेगा, ये मार्केट ऐसा ही रहने वाला रेंज है, में। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कभी सुस्त कभी एकदम जरूरत से ज़्यादा चुस्त, एकदम घटेगा एकदम बढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। आप उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, दिमाग लगाएंगे लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़रूरी है आपको। जहाँ तेज़ी है वहाँ अच्छी खासी तेज़ी है, जहाँ कम है वहाँ कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खबरों के दम पर जो स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि खबर आने के बाद भी स्टॉक आपको बड़े मुंह दे रहे हैं। मसलन आप फॉर एग्जांपल आज का पॉली कैप देखिए, हमने जब खबर की कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो फाइंडिंग्स आई है वो बड़ी खतरनाक है, आप देखिए स्टॉक ग्रीन में था उस वक्त, लगभग फ्लैट था सुबह, आप देखिए वहाँ से 8% नीचे है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टॉक में टाटा मोटर्स है, खबर है तो खबर आने के बाद भी बढ़ा, अदानी पोर्ट है तो खबर के बाद भी बढ़ रहा है। जहाँ अच्छी खबरें हैं तो दूसरा एक्शन खबरों के दम पर, तीसरा एक्शन जो है मार्केट में वो है नतीजों के दम पर। आप सोचेंगे नतीजे तो आए नहीं, अभी तक तो शुरू हुए नहीं। नतीजे शुरू होने के पहले टॉक ऑफ द टाउन आज की क्या है, एक ये कि किसके रिजल्ट्स अच्छे और किसके खराब आएंगे। सो अब मार्केट अपने आप स्टॉक्स में और सेक्टर्स में पोजीशनिंग वैसे बनाने लगा, टीसीएस के नतीजों का अंदाज लगाएगा, इन्फोसिस के नतीजों का अंदाज लगाएगा, उसके दम पर नेक्स्ट किसके आ रहे हैं। सो वो अब मार्केट पोजीशनिंग करने वाला है। सो आपको अगर इंडेक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड करके बना रहे पैसा तो वही करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाथ बैठ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि किस लेवल पे एंटर करूं, किस लेवल पे एग्जिट करूं, तो फिर प्योरली स्टॉक्स पे फोकस कर लीजिए। ये दो चीज़ें, कई बार मैं बोलता हूँ स्टॉक छोड़ दीजिए, इंडेक्स करिए, क्योंकि इंडेक्स की चाल एकदम क्लियर होती है। अगर इंडेक्स की चाल क्लियर नहीं लग रही है आपको तो स्टॉक्स में आ जाइए। वैसे मेरे लिए चाल क्लियर है, सपोर्ट लेवल पे नीचे लेगा। अगर आप पोजिशनल व्यू ले रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज का सपोर्ट लेवल कहाँ है 21,500, वहाँ खरीदारी आएगी। ट्रेडिंग रेंज का रुकावट लेवल ऊपर क्या है 21,800, वहाँ बिकवाली आएगी। इंट्राडे की रेंज जहाँ आप खुल रहे हैं उस हिसाब से फिर आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ है, वहाँ रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट इंट्राडे में रुकावट का लेवल कहाँ है, और दिन के दौरान ही आपको लेने और देने का मौका मिल जाएगा। आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने की जरूरत भी शायद ना पड़े। तो उसी तरह के ट्रेड पर बने रहिए। बाकी थोड़ी देर में मैं आपको डेटा के साथ पूरा डिटेल में बता ही दूंगा कि क्या कह रहे हैं डेटा। बिल्कुल सर, चलिए डेटा थोड़ी देर में अनिल जी बताएंगे और वहां पर भी एक्शन बाजार का समझेंगे। आइए तब तक सुमित जी अच्छे फॉर्म में हैं, दूसरी कॉल आ रही है उनकी तरफ से, बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेलिंग आई है मार्केट्स के अंदर, सडन सेलिंग हमने इंडेक्स में और स्टॉक्स में अभी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी स्पेशली डेज लो पे आया है और बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एक सेल स्टॉक मेरे रडार पे आया है जिसका अभी भाव चल रहा है 85.25 रुपए, 85.10 रुपए, 85.10, 85.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 5-6 दिनों से गिरावट दिखा रहा है, ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और पिछले 3-4 दिनों के लोअर लेवल पे आ चुका है। इसका रिसेंट का स्विंग लो इसके अंदर बना हुआ है 84.55 रुपए का। जैसे ये लेवल टूटेगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बिकवाली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 82.50 का इसका पहला टारगेट होगा, 82.50, और 81 का इसका दूसरा टारगेट होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 87-50 के पास है, यानी छोटे से स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया बैठ रहा है। छोटे से स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल बन रहा है। 87.50 के स्टॉप लॉस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बिकवाली करें। 82.50 पहला टारगेट, 81 दूसरा टारगेट, बिकवाली करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फर्स्ट बैंक क्लोजिंग शो का पहला शॉर्ट कॉल आता हुआ सुमित जी की तरफ से। आइए तैयार हैं, हिमांशु जी भी दे रहे हैं आपको अपनी तरफ से पिक। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, बिकवाली करनी है आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में, जहां पर सिमिलरली बैंक में जिस तरह का प्रेशर है इसमें भी एक हर्डल 290 रुपए के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है ये स्टॉक भी थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है, डिप दिखा सकता है। तो आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। 282 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। अभी शार्प डिक्लाइन आई है 1.5 रुपए की। कुछ उछाल मिलता है तो पोजीशन ऐड करें 83-84 के आसपास। 86 का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है 275-272 रुपए तक के टारगेट्स आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट करके चलने की सलाह।
275 और 272 के टारगेट्स लिए आरबीएल बैंक को करें बिकवाली, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है हिमांशु जी की तरफ से। थोड़ा सेलिंग प्रेशर बैंक्स में आया है और काफ़ी फास्ट आया है। हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर से करेक्शन दिखा रहा है और उसकी वजह से निफ्टी भी आपके लिए वीक हुआ है। जब शो की शुरुआत करी थी तो 350 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, पिछले 20 मिनट में पूरी गेंस गिव अप करके 70 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो पिछले 15-20 मिनट में करीब 450 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा शार्प सेल ऑफ बैंक्स में आया है और उसकी वजह से निफ्टी पर भी प्रेशर है। निफ्टी जो डबल सेंचुरी लगा रहा था अब सिर्फ 70 पॉइंट ही ऊपर है। तो बैंक्स प्रेशर डाल रहे हैं इस समय बाजार पर। आरबीएल आपके लिए फिसला है, यहाँ पर गिरावट आई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। 2.5% नीचे ये काउंटर भी इस समय ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी जरा एयू का भी चार्ट देखें, काफी शार्प फॉल आ रही है इसमें भी सर। बिल्कुल दीपांशु, पिछले कोई 10-15 मिनट में हम एक अच्छा सेल ऑफ देख रहे हैं बैंक्स में और बैंक निफ्टी भी अभी रेड में आ गया था फ्यूचर्स में। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो यहाँ इंट्राडे चार्ट्स पर एक डबल टॉप पैटर्न बना। उसका ब्रेकडाउन आज इंट्राडे में 790 रुपए के नीचे आता हुआ देखा। तो उसके बाद से हम कुछ बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। मुझे एक सपोर्ट 760 के आसपास नजर आता है। तो मेरी राय में जो गिरावट चल रही है स्टॉक को और नीचे 10-15 रुपए नीचे ले जा सकती है। 760 पर सपोर्ट है और उन लेवल्स पर मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है वहां स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 760 के नीचे स्टॉक जाता है तब और कमजोर हो जाए। तो 760 ये आपके लिए इस समय एक इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आ रहा है। देखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरावट दिखा रहा है। सारे ही बैंक्स पर आपको वीकनेस इस समय आती हुई दिख रही है। एयू ज़्यादा गिरा है, आईडीएफसी फर्स्ट पर भी वीकनेस आ रही है। ऊपर से आपको एचडीएफसी बैंक गिरते हुए दिख रहा है, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, हालांकि ये पॉजिटिव टेरिटरी में है बट पिछले कुछ मिनटों में यहाँ से भी आपको वीकनेस बनती हुई दिखी है। हैट्रिक आ रही है सुमित जी की तरफ से कॉल्स की, पूरे फॉर्म में आ रहा है, मतलब शॉर्ट कॉल ही हो। शॉर्ट कॉल ही 100% बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल बजा के देख लो सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी क्या बेचेंगे? बिल्कुल अनिल जी, एकदम सडन सेलिंग आई है तो सेल स्टॉक की रडार पे आया है। और जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 401 रुपया, 401 रुपया 25 पैसा, 401.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है पीएफसी। पीएफसी के अंदर आज सेलिंग प्रेशर बना है। कल इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी, मजबूती दिखाई थी, लेकिन आज इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो ब्रेक कर रहा है, परसों का लो जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है। और इसके अंदर भी कल जो मैंने कहा था कि डोजी बन रहा है, ऊपर में टॉप पे डोजी बना है, डोजी का लो ब्रेक हुआ है, तो ये यहाँ पे वीकनेस का साइन है, वीकनेस का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा पीएफसी में। 411 ये इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है। फ्रेश तेजी अब 411 के बाद ही बनेगा। 411 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, एक सडन सेलिंग इसके अंदर देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें 391 इसका पहला टारगेट होगा। 391 का लेवल टूटने पे 385 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करे पीएफसी 411 के स्टॉप लॉस से 391 और 385 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए बिकवाली की राय। पीएफसी में भी बाजार के कुछ फेवरेट स्टॉक्स भी आपको प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। पीएफसी लगातार एक्शन में आपको दिख रहा था काउंटर, बट आज इस पे कमजोरी आ रही है। 400 का लेवल है और 391, 385 इन लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आइए फोकस करते हैं टीवीएस मोटर्स पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कमजोरी आ रही है। बाकी ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है, टीवीएस मोटर्स आपको सुबह से थोड़ा नरम दिख रहा है। क्या कुछ चल रहा है टीवीएस मोटर्स में, कुशल हमें बताएंगे। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर टीवीएस मोटर्स जिस तरह से यहाँ पर गिरावट आज दिखा रहा है, ओवरऑल बाजार की थोड़ी बहुत तेज़ी की जो माहौल बना हुआ है, ऑफ कोर्स, पर आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो ब्रोकरेज हाउस है एंटीक, उनकी रिपोर्ट आती हुई दिखी है जहाँ पर उन्होंने डबल डाउनग्रेड कर दिया है। यानी कि पहले होल्ड की रेटिंग दे रहे थे, अब डबल डाउनग्रेड करके सेल की रेटिंग ये देते हुए दिख रहे हैं और लक्ष्य 1729 रुपये का इन्होंने रखा है। 5 बड़ी वजहें हैं जिस कारण से ये डबल डाउनग्रेड किया गया है। सबसे पहले तो जो प्रीमियम मिडवेट सेगमेंट में बाइक्स हैं उसमें कंपनी की कमज़ोर पकड़ है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो रॉनिन इन्होंने लॉन्च किया था टीवीएस रॉनिन, उसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिस कारण से यहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है वो ये होल्ड आउट करते हुए नहीं नज़र आए। इनफैक्ट ईवी में जो बढ़ता कंपटीशन है उसकी वजह से भी कंपनी की जो मार्केट शेयर है आगे चलकर चैलेंज की जा सकती है। और साथ ही कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी महंगे, यानी कि अभी तक जितनी भी इसने तेज़ी बनाई है वो कंपनी की जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में फैक्टर
फैक्टर्ड इन है। अगर आप 5 ईयर का मीडियन देखेंगे तो करीबन 41 टाइम्स के मल्टीपल पर ये हिस्टोरिकल रहता था, बट अभी ये 66 टाइम्स के मल्टीपल पर है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव साइड पर है। साथ ही मार्जिन्स में सुधार की सीमित गुंजाइश है, आगे चलकर मार्जिन्स भी रिलेटिवली रेंज बाउंड ही रहने वाले हैं। साथ ही फॉरेन बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है करीबन 20,000 करोड़ रुपए का पिछले 3 साल में, वो उससे जो निवेश उन्होंने किया है उससे रिटर्न्स कब आएंगे ये देखना काफ़ी अहम होगा। और एक्सपोर्ट्स में भी अभी भी धीमापन जारी है। तो ये 4-5 बड़ी वजहें हैं जिस कारण से एंटीक ने यहाँ पर डबल डाउनेट किया है और इसी कारण से टीवीएस मोटर्स आज अंडर प्रेशर है। टीवीएस मोटर्स आज अंडर प्रेशर दिख रहा है। बाकी ऑटोज तो अच्छे मूड में थे, हालांकि अभी बाजार के डिप में अक्रॉस द बोर्ड डिप आ रहा है, बट टीवीएस मोटर्स आपको यहाँ पर थोड़ी नरमी दिखा रहा है। वागले साहब एक चार्ट चेक सर, टीवीएस मोटर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? दीपांशु, एक्चुअली ये कल जो पैटर्न बना था आज टोटल रिवर्स हो गया है। हालांकि 2000 ब्रेक होगा तो फर्दर वीकनेस होगा। मेरा मानना है 2000 ब्रेक नहीं करेगा ऑन द अपसाइड। आज का जो टॉप है वो भी इतना इजीली क्लियर नहीं करेगा जो कि 2055 है। तो ये 50-60 रुपए की रेंज में टीवीएस टाइम स्पेंड करेगा। 2000 ब्रेक होता है तो फिर 1970-1960 तक नीचे में जा सकता है और ऊपर में 2055 के पार निकलने के बाद 2100 तक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय टीवीएस मोटर्स पर सपोर्ट लेवल के है नजदीक, लेकिन बाजार सपोर्ट लेने के मूड में है नहीं। धड़ 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 धड़ाधड़ नीचे जा रहा है। अब 21,600 के नीचे आता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने तो थोड़ा कांड ही कर दिया है। कल के लोज भी तोड़ दिए हैं और जो इंट्राडे में जिन लोगों के लिए 47,350 के आसपास का स्टॉप लॉस था वो भी ट्रिगर हो चुका है। अब बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो मैं बता दूं। 46,925 से लेकर 47,200 की रेंज अब अगला बड़ा सपोर्ट लेवल है। 46,925 सॉरी 46,925, 47,000, 47,100, 47,200 ये 4 लेवल हैं, और इसलिए 300 पॉइंट की रेंज ब्रॉडली आप कह सकते हैं जिसमें बैंक निफ्टी के लिए आखिरी और बड़ा सपोर्ट है। और वो इसलिए कि जो तेज़ी की शुरुआत हुई थी बैंक निफ्टी में, उस शुरुआत को में जो लोएस्ट लेवल पकड़ा था जो नेक्स्ट इलेक्शन के तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजों के ठीक पहले दीप, वो 46,919 था। 46,919 के आसपास से वहाँ से घुमाए और उसमें जो क्लोजिंग दी थी सबसे खराब वाली वो 47,411 की थी। तो 47,411 आज 47,400 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। उसके नीचे बंद होते तो आप वो प्री इलेक्शन वाले मामले में घुसे तो वो थोड़ा नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आइए तब तक तैयार है नितिन जी हमारे साथ, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। यहाँ पे पुट ऑप्शन लेना है, बट थोड़ा सा डिप आएगी, यानी कि अगर पुट हल्की सी सस्ती होगी तब मिलेंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट में काफी तेजी से पुट बढ़ गई। लेना है आपको 21,550 की पुट, वो है 80 की। और हुआ क्या है कि अभी 30 रुपए से 80 रुपया आधे घंटे में ये मूव करी है, 2:30 बजे वाली कैंडल। तो ये अगर मुझे 60 के आसपास मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। 20 रुपए नीचे लेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस इसका बन रहा है 30 रुपए का। अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्योंकि रिस्क ज्यादा है। लेना हमें अगर ये कोई हल्की सी डिप मिल जाए तो 60 के आसपास मिले तभी लीजिएगा 21,550 की पुट ऑप्शन, और स्टॉप लॉस आप उस समय रखेंगे 30 का, और 60 के आसपास मिलती है तो टारगेट बनेंगे 100 रुपए के। अब डेटा नेगेटिव है और बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा नेगेटिव है, और बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 46,800 का लेवल एक बार टेस्ट होना चाहिए। अभी 47,300 का लेवल है, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। स्पॉट लेवल यहाँ से कम 500-600 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए, 46,800 का लेवल आना चाहिए, और बैंक निफ्टी ही निफ्टी को पुश कर रही है, तो थोड़ा वीकनेस की उम्मीद है। तो पुट ऑप्शन पे ही फोकस करेंगे, और 21,550 की पुट ऑप्शन अगर 60 के आसपास मिले तो खरीदनी है, टारगेट 100 और स्टॉप लॉस 30। और बैंक निफ्टी में भी कोई पुट ऑप्शन लेना है? अभी बैंक निफ्टी में भी पुट ऑप्शन लेना है, बट वो प्राइसिंग सही नहीं मिल रही है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। अभी ऑलरेडी हम 48,000 से आज के हाई से काफी नीचे आ गए हैं, तो स्टॉप लॉस बड़े मिल रहे हैं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस छोटे मिलेंगे तो मैं फिर से जुड़ूंगा आपके साथ। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बैंक निफ्टी पर 47,000, निफ्टी पर 21,550 का पुट ऑप्शन खरीदे, लेकिन 60 रुपये में अभी नहीं बढ़ा हुआ है। ये है आपके लिए राय आती हुई। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी तैयार है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स।
स्वागत है आपका सेठी साहब, नमस्कार। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, एक रेलवे का स्टॉक है अनिल जी, टेक्समेको रेल, जो 177 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 195 के, स्टॉप लॉस रखना है 170 का। अनिल जी, ये एक रेलवे वैगन्स बनाने वाली लीडिंग कंपनी है और उसके अलावा रेल प्रोजेक्ट्स जैसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करना, फिर सिग्नलिंग सिस्टम्स, ट्रैक्स बिछाना, ये सब काम करती है। इसके अलावा फ्रेट कार्स और फिर इनकी स्टील फाउंड्री भी है। ये एडवेंस ग्रुप की पार्ट है, वन ऑफ द कंपनीज ऑफ दैट ग्रुप, जिसकी अदर कई सारी लिस्टेड कंपनियां जैसे जुआरी एग्रो है, पैरादीप फॉस्फेट्स, मैंगलोर केमिकल्स और टेक्समेको इंफ्रा, ये दूसरी लिस्टेड कंपनीज है इस ग्रुप की। और हमने हाल ही में देखा दिसंबर के महीने में इस कंपनी को इंडियन रेलवेज ने 11,000 वैगन के ऑर्डर्स इशू किए थे, उसमें से 3400 वैगन के ऑर्डर्स इनको मिले थे, जिसकी वैल्यू है 1400 करोड़। तो 1400 करोड़ के तो दिसंबर में ऑर्डर्स मिले, मतलब 33% के ऑर्डर्स इनको दिए गए। और अभी ऐसे माना जा रहा है कि रेलवेज आने वाले कुछ दिनों में 20,000 नए वैगन के ऑर्डर रिलीज करेगी, तो उसमें से भी एक अच्छा परसेंटेज इनको मिलने की संभावना है। वैसे भी रेलवे के स्टॉक्स फोकस में है। और करंट ऑर्डर बुक देखेंगे तो 15,000 वैगन की तो इंडियन रेलवे से इनकी ऑर्डर बुक है, प्लस 2,000 वैगन की प्राइवेट सेक्टर से भी इनकी ऑर्डर बुक है। और वैल्यू वाइज देखेंगे तो करीबन 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनके पास अफ्रीका से। और एक बोर्ड ने इनके जो रेल वाला सेगमेंट प्लस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो कि उसका डीमर्जर का अप्रूवल दिया हुआ है, कालिंदी रेल इनके अंतर्गत आती है, तो उसका डीमर्जर और एक ब्राइट पावर प्रोजेक्ट करके इनका ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट है, उसको भी डीमर्जर करने का अप्रूवल दिया हुआ है। तो उससे एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलनी चाहिए। दमदार परफॉर्मेंस रहा सितंबर तिमाही में और FIDs भी बुलिश लगते हैं, जिसमें HDFC है, निपॉन है। मुझे लगता है स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 195, स्टॉप लॉस ऑफ 170। 195 का टारगेट, 170 का स्टॉप लॉस, टेक्समेको रेल यहां पर करनी है आपको खरीदारी। दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर? दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है JSW इंफ्रा, जो अभी 216 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 230 का, स्टॉप लॉस छोटा 212 रुपए का रखना है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है, JSW ग्रुप की कंपनी है। और कल सुबह अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे के रूप में अडानी पोर्ट्स को पिक किया था, जिसमें एक धुआंधार तेजी हमने कल और आज में देखी है। और उसी तरह की ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इनके 9 पोर्ट्स है भारत में और 2 पोर्ट्स इनके UAE में है। और जिस तरह से रेड सी में जो प्रॉब्लम्स चले, जिसके कारण से शिपिंग फ्रेट्स काफी बढ़ गए हैं, पोर्ट कंपनीज को फायदा होना है, तो उसका एक बेनिफिशियरी ये कंपनी भी होगी। बाकी ये पोर्ट्स के अलावा ये कई सारी मेरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज जैसे कार्गो हैंडलिंग है, स्टोरेज सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये सब प्रोवाइड करती है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने, जिस तरह से हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, पैट आया 256 करोड़ का, जो पिछले साल 138 करोड़ का पैट था, मतलब 85% ग्रोथ दर्ज करी ईयरली बेसिस पे इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही दमदार 56%, रिटर्न ऑन इक्विटीज 18%। तो एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और बहुत अच्छे सेक्टर में। और यहाँ से इन द रन अप टू द बजट मुझे लगता है इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, रेलवे वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 230, स्टॉप लॉस ऑफ 212। टेक्समेको रेल और JSW इंफ्रा, ये हैं 2 काउंटर्स सेठी साहब की तरफ से जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए बाजार पर भी लेते हैं अब अनिल जी की स्ट्रैटेजी। सर ट्रेंड क्लियरली निकल कर आ रहा है। बाजार पहले दिन में एक बार शार्प मूव देता था, अब 2 बार दिन में शार्प मूव देखता है। एक बार सुबह दी थी, एक बार अभी आपको देते हुए दिख रहा है। सुबह से ही अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, 50 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। यूरोप में भी हल्का फुल्का कारोबार हो रहा है, कच्चा तेल 1% ऊपर है, रुपया आपका 4 पैसे मजबूत है। एशिया आज ठीक था, एशिया में एक्चुअली ठीक ठाक कारोबार हुआ है। हमारे बाजार भी वैसे देखेंगे तो ज़्यादा खराब नहीं है, बट हाँ ऊंचाई से ज़रूर आपको एक शार्प फॉल दिखाए। क्या करना चाहिए सर इस समय? जी मुझे लगता है कि यही इसी तरह का एक्शन रहेगा ही जी। आपको सपोर्ट लेवल पे खरीदना है 21,500 21,550 अच्छी जगह जहाँ पर आप खरीदिए इस रेंज में। आज भी आपको दिन में अभी 21,555 लो बना के आया है, वापस वहाँ से 50 पॉइंट जल्दी से बढ़ गया। ऊपर में 21,675 के आसपास 650 के ऊपर से आपको बेचने के बारे में सोचना है। 700 प्लस में तो बेच ही देना है।
सो सिंपल सी चीज़ें 600 के नीचे लेने के मूड में रहिए, 700 के ऊपर बेचने के मूड में रहिए, यही चलता रहेगा, यही होने वाला है। आप मंदी सोचो, अब वापस रिकवरी आ रही है, तेज़ी सोचो, सुबह फर्स्ट हाफ पूरा तेज़ी निकला है, अचानक से देखिए शार्प फॉल आ गया। और बैंक निफ्टी तो कल के लोज भी तोड़ गया। आप देखिए नीचे में 21,275 का लो बनाया है, वहाँ से 100 पॉइंट। तो आई थिंक अब बैंक निफ्टी में 46,925 47,200 की रेंज में आएगा, वहाँ खरीदेंगे। आज की क्लोजिंग 47,400 के नीचे की नहीं चाहिए, उसके ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा। और ऊपर में सिंपल सी चीज़ है कि 47,725 47,850 वो रेंज है जहाँ पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। तो ये सिंपल है, तो यही डेटा आपको दिखा रहे हैं। अब आइए डेटा में थोड़ा सा एक्शन है जो मैं आपको समझा भी दूँ। पहली चीज़, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी लोअर साइड पर ये 0.65 के आसपास है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में जो है दीप वो 21,600 पर है। सो उसके नीचे टिके रहते हैं तो थोड़ा मामला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 21,600 650 और 700 के पुट राइटर्स थोड़े रिस्क में आ जाते हैं। हायर साइड पे 21,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 95 लाख शेयरों का, वो पार नहीं होगा, उसको आप स्टॉप लॉस समझ के 21,700 के नज़दीक जैसे पहुँचे वहाँ बेच दीजिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आपके लिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,500 पर है, उसके नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। पुट राइटर्स थोड़ा सा ट्रैप हो चुका है, 47,500 वाला भी, 47,400 वाला भी, ऊपर में 47,600 700 800 हर जगह पुट राइटिंग होकर रखी है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मामला थोड़ा मुश्किल है, 500 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, इसके नीचे क्लोजिंग होती तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ये बैंक निफ्टी। और ऊपर में 47,800 से 48,000 परफेक्ट सप्लाई जोन बैंक निफ्टी में। आज तो क्या आना है वहाँ पे पता नहीं। बैंक निफ्टी मूड ज़्यादा ख़राब कर रहा है, निफ्टी तो फिर भी इतना ख़राब है नहीं दीप, दिक्कत बैंक निफ्टी से आ रही है। दिक्कत एग्जैक्टली सर बैंक निफ्टी की तरफ से ही आ रही है। ओके, इस पर रहेगी नज़र। आइए हिमांशु जी की एक कॉल है तैयार, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। और मेरे रडार पर जो स्टॉक आया है वो मैं पोजिशनल तौर पर खरीदने की सलाह देना चाहूंगा कि 2 से 3 दिन का कम से कम नजरिया बनाएं, और अगर यहाँ से छोटी मोटी डिप मिलती है तो पोजीशन को ऐड करें। खरीदारी करनी है डिविस लैब में, जो कि अभी 3,960 के आसपास इसका फ्यूचर ट्रेड करता है। दीप, 3920 3940 डिविस लैब के लिए एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन था, जिसको ये स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फेल नहीं कर पाया था। और यही एक बड़े चार्ट्स पर अगर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखें तो उसकी नेकलाइन है। एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक वापस उस सपोर्ट जोन पर आता हुआ नजर आया है, और मुझे लगता है इस वॉलेटिलिटी के दौरान ही यहाँ पर एक अच्छा बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ से जो तेजी इस बार स्टॉक में देखने को मिलेगी, न केवल रिसेंट स्विंग हाइज 4100 बल्कि 4200 और 4400 तक के टारगेट्स की तेजी भी पोजिशनली यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो डिविस लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कोई छोटा मोटा डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3,920 रुपए का, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर डिविस लैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, और पिछले 5 मिनट में जब बाजार नीचे गया है डिवीज ने अपनी अच्छी मूव दिखाई है, तो एक शार्प अप मूव आ रही है निचले सरों से। 4100 4200 फिर 4400 तक के टारगेट आप यहां पर रख सकते हैं। डिवीज लैब पर एक बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी की तरफ से हाई कन्विक्शन कॉल है, और अच्छे मूवमेंट में भी ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ और फार्मा स्टॉक्स पर भी रखेगा नजर, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। मूव आ रही है लॉरस लैब्स में, अभी अभी मूव आई है। ग्रैन्यूल्स में आपने खरीदारी आते हुए देखी है। ये सारे काउंटर्स मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरा फार्मा बास्केट इस समय मूव करते हुए दिख रहा है। बंसल जी, लॉरस लैब्स भी देखिए अच्छा वाली स्पाइक आ रही है, कोई ट्रेड बनता है सर इसमें? दीपांशु, नीचे से एक लॉरस के अंदर रिवर्सल हुआ है, और टेक्निकली कोई दीपांशु बाय करना चाहता है तो एक वाजिब स्टॉप लॉस है 419 का, एक स्टॉप लॉस है 441 पहला टारगेट, 447 दूसरा टारगेट। दूसरे भी दीपांशु अच्छे विकल्प हैं फार्मा के अंदर। लॉरस तो खतरों का खिलाड़ी, मतलब कि वोलेटिलिटी के अंदर ये सुपर वोलेटाइल होता है, बट नीचे में 441 एक सपोर्ट है, उस स्टॉप लॉस के साथ कोई बाय करना चाहता है तो बाइंग कर सकता है। तो नजर रखिए लॉरस पर, बट डिवीज पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। ग्रैन्यूल्स पर मूव आ रही है। इप्का लैबोरेटरीज में एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क मजबूत है, ग्लेनमार्क मजबूत है। आज फार्मा में वापस थोड़ी जान लौटी है। एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की है, जब जब भी बैंक निफ्टी कमजोर होने लगता है ना, फार्मा आ जाता है। फार्मा आ जाता है। ये फार्मा का कुछ तो पूर्व जन्म का रिश्ता है।
ऐसा लगता है कोई किसी सेक्टर को बचाने के लिए कोई दूसरा सेक्टर आ जाता है कि इससे वीकनेस आ रही है तो चलो हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। इनफैक्ट अली जैसे जैसे बैंक निफ्टी और नीचे जा रहा है वैसे वैसे फार्मा ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी देख लीजिए सर 150 पॉइंट का कट हो गया, 47,300 भी तोड़ दिया अभी बैंक निफ्टी ने, और ऑलमोस्ट उसी पेस के साथ फार्मा ऊपर जा रहा है इस समय। वाह, तो इंडेक्स मैनेजमेंट पूरे जोर शोर से है। नहीं, शोर कम है, जोर ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। तो और वैसे तो खैर देखिए ये मुश्किल काम है फार्मा के लिए कि इंडेक्स मैनेज कर पाए, क्योंकि बैंकिंग शेयरों के 6 बैंक ऐसे हैं जो निफ्टी में है। फार्मा का उतना वेटेज है नहीं, बैंकिंग तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर है। लेट्स सी क्या होता है। एक और लार्ज कैप फार्मा जो एक्शन में आ रहा है, सुमित जी सिप्ला, कई बार आपसे राय भी लेते हैं इस पर। सिप्ला जरा देखिए, ये भी थोड़ा एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिवांशु, पूरा फार्मा सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है तेजी की तरफ का, और स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा रिबाउंड फार्मा सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो सिप्ला के अंदर भी मोमेंटम बना हुआ है। इसके अंदर ऊपर में जैसे ही 1300 का लेवल ब्रेक होगा, 1300 के एकदम नजदीक ट्रेड कर रहा है, 1300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और 1325 1350 ये लेवल आने वाले दिनों में सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलें। सिप्ला यहाँ पर डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें, बट अक्रॉस द बोर्ड फार्मा पर रखें नजर। मूव इसमें काफी स्मार्ट आ रही है। ग्रैन्यूल्स के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं, ये स्टॉक भी काफी एक्टिव दिख रहा है। हिमांशु जी, ग्रैन्यूल्स जरा इसका चार्ट देखें और बताएं सर क्या व्यू है इस पे। दीप, सिमिलरली ये भी स्टॉक ऐसा है जो काफी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लगभग 380 390 के लेवल्स पर, और मल्टीपल टाइम्स हमने इसमें एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट मूव कैप्चर करने की कोशिश की थी। पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने 400 रुपए का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो मुझे लगता है 400 रुपए और 390 395 की जो कभी भी कोई इसमें डिप मिलती है तो उसको मुझे लगता है एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए और खरीदारी करके स्टॉक में चलना चाहिए। ये सारे आइडियाज दी पोजिशनल है। मुझे लगता है कि ग्रैन्यूल्स के भी जो अभी बड़े टारगेट्स है वो पेंडिंग है। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में 430 450 रुपए तक की मूव ग्रैन्यूल्स में भी आते हुए नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए ग्रैन्यूल्स, यहाँ पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। थोड़ी मूव इस पर भी काफ़ी बन रही है, देखते हैं कैसे मूव आएगी, बट इंटरेस्टिंग एक्शन इस समय फार्मा की तरफ से आ रहा है। चलिए, एक पॉकेट तो है बाजार की जहां पर आपको फ्रेश खरीदारी दिख रही है। 200 पॉइंट का कट अब बैंक निफ्टी पर आपके लिए हो गया अक्रॉस द बोर्ड। बैंक्स थोड़े और आपको कमजोर दिख रहे हैं, और अब और बैंक्स भी नेगेटिव टेरिटरी में फिसलते हुए दिख रहे हैं। आएगा 46,925 47,200 जो सपोर्ट रेंज है उसमें आना ही आना है ना। तो 46,200 46,100 पहला सपोर्ट रेंज अब इस रेंज में आने के बाद, और उसके बाद 47,147,200 और उसके बाद 46,925 47,000। तो इस रेंज में कहाँ जाके रुकेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन 46,925 से 47,200 की रेंज में आज का बॉटम वहाँ बनेगा। 47,200 तो एक बार के लिए आ गया, मतलब 47,250 आ गया, 250 लगभग नहीं, अभी 200 में है, 20-25 पॉइंट तक ठीक है, थोड़ी सी और जगह है। उसके बाद देखते और घटता है नहीं घटता, क्योंकि निफ्टी आपका ज़्यादा घट नहीं रहा है, अब बंद किया है निफ्टी ने गिरना। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए बैंक्स की बात करें। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह साहब भी जुड़ रहे हैं। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर आपकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, वेर अक्रॉस द बोर्ड सारी बैंक्स पर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट एक बार देख लें सर। जी दीपांशु, गुड आफ्टरनून। और जो हिसाब से दीपांशु हम आईसीआईसीआई बैंक को यदि देख रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक हर बार जब अपने 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है 995 998 के आसपास, तो वहीं से इसको एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे कि आ रहा है। तो जब तक ये 995 996 का जो जोन है इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक मुझे लग रहा है लोअर साइड पे 968 और 965 के लेवल्स हम स्टॉक में आते हुए देख पाएंगे। और वहीं पे जो 965 का जोन है उधर ही एक गैप बना हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, जो 4 दिसंबर को क्रिएट हुआ था। तो मुझे लग रहा है ये गैप को फिल करने के लिए स्टॉक आएगा ये लेवल तक 965 के आसपास, और वहीं से ये फिर से एक बार अपनी जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है अपनी जर्नी रिज्यूम करेगा। तो ये है आपके लिए राय। बैंक्स पर थोड़ी वीकनेस हालांकि इस समय आपको आती हुई दिख रही है अक्रॉस द बोर्ड। बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स आपको प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर मिलेगा। केमिकल स्टॉक्स यहाँ पर करिए फोकस। जेफरीज की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, आइए जानते हैं क्या कहना है जेफरीज का। आज केमिकल स्टॉक्स थोड़ा नेगेटिव एक्शन में भी दिख रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बट हमारे साथ आशीष हैं बताने के लिए कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। आशीष बताइए।
दीपांशु, बड़ी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ रिपोर्ट आई है जहां पर देखिए वैसे भी केमिकल स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब जेफरीज का मानना है कि शॉर्ट टर्म में तो अगर आप देखें तो यहां पर ज़रूर पेन है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो एक्सपोर्ट के डेटा आ रहे हैं या फिर अगर आप प्राइस के भी डेटा देखें तो मंथ ऑन मंथ आधार पर या फिर साल दर साल दोनों आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट है। लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से चुनिंदा स्टॉक इन्हें ऐसे हैं जो पसंद आ रहे हैं। तो इसके साथ सबसे पहले आप देखिए पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड स्टॉक है। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि तुलना में दूसरे कंपनीज के तुलना में यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है और ग्रोथ भी स्थिर है। ये मान रहे कि FY25 में EPS में आपको करीब 12% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके चलते खरीदारी किराए के साथ जो टारगेट है इन्होंने बढ़ाकर 4,290 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो SRF यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बड़ी गिरावट है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पर जेफरीज भी अब रेटिंग को डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य है हालांकि इन्होंने थोड़ा सा एडजस्ट किया 2140 के करीब का किया है। और FY25 का जो EPS का अनुमान है इसमें भी आप देखिए 12% की कटौती की और मान रहे कि इस भाव पर अगर आप देखें तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। नवीन फ्लोराइन यहाँ पर ये मान रहे कि ग्रोथ भी नहीं है और वैल्यूएशन भी महंगे, इसके चलते होल्ड की रेटिंग है और टारगेट इन्होंने 3165 से बढ़ाकर 3425 कर दिया है। अनुपम रसायन यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है ये मान रहे कि FY25 में टॉप लाइन यानी आय में आपको 27% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और मुनाफा हो सकता है कि यहाँ पर 30% की बढ़त देखने को मिले। लेकिन स्टॉक में हाल ही में काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है, इसके चलते रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो FY25 40 टाइम्स पर ये चल रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो करेक्शन के बाद इन्हें अच्छा लग रहा है, मान रहे कि 30 टाइम्स है FY25 EPS, तो यहाँ पर मौके बन सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए ज़बरदस्त एक्शन केमिकल शेयरों पर आज बनता हुआ। जेफरीज की रिपोर्ट के बाद मुनाफा वसूली तेज होती हुई दिखी। सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट लीडर्स SRF पर आते हुए दिखी, जहाँ एक्सपोर्ट ग्रोथ वो काफ़ी कम बता रहे हैं। बाकी ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज एकमात्र स्टॉक है हमारी पसंद का स्टॉक जहाँ पे और पीआई इंडस्ट्रीज आई थिंक पीआई जहाँ पे उसका टारगेट एकमात्र आरती जिसकी ग्रोथ बढ़कर बता रहे हैं। आरती एकमात्र स्टॉक है पूरी जेफरीज की रिपोर्ट में जिसमें वो कह रहे कि इसकी ग्रोथ बढ़कर आएगी अभी भी अरेंजान में। इसलिए आज हमने इस स्टॉक को दिवाली पिक में था, दिवाली पिक में, जी हाँ दिवाली पिक में था, बिल्कुल दिवाली पिक वाला एक और स्टॉक NBCC भी आज कमाल करता हुआ दिख रहा है। 7-8% ये आज फिर से मजबूत होता हुआ दिखा है। जैन साहब से पूछें? जैन साहब से पूछिए, जैन साहब के तो फेवरेट हैं ये सारे के सारे। जैन साहब जरा राय दें एक बार, NBCC भी एक्शन में, वो भी अच्छे मूव दिखा रहा है। केमिकल्स में दोनों तरफ की मूव आ रही है, इतना कन्विक्शन नहीं है जेफरीज का, 1-2 स्टॉक्स छोड़ के। सर सही बात है, केमिकल्स में कन्विक्शन तो नहीं आ रहा, बट ओवरऑल एक चीज अच्छी है कि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, मार्केट्स काफी ओवरहीटेड हो रखा है और हमने देखा कैसे सेक्टोरल चर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रोपोजिशन तो बनता है केमिकल्स। ठीक है, काफी दिन हो गए और मैंने टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट को अनिल जी के साथ जो अवार्ड विनिंग शो है हमारा न्यूज फॉर व्यूज उसमें सुना था, तो वहां पे भी काफी एक कॉन्फिडेंस आया। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें मतलब आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए। पीआई इंडस्ट्रीज एक हेवी करेक्शन दिखाया, अच्छे लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट है। SRF भी ठीक है, बालाजी अमाइंस है, आरती इंडस्ट्रीज जो कि दिवाली पिक भी थी और हमने भी हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक रेकमेंड किया हुआ क्योंकि बहुत अच्छे से करेक्ट हुए हैं सारे स्टॉक्स। अतुल लिमिटेड है, ये सारे मतलब करेक्टेड स्टॉक्स तक, तो कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव भी होगी। और हमने और भी बहुत सारे केमिकल्स के स्टॉक्स पहले रेकमेंड किए हैं, बट अब इन दिन नियोजन केमिकल्स है या नवीन फ्लोराइन है, ये सारे के सारे शारदा क्रॉप केम है, तो सब अंडर परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे, निराश ना हो। मुझे लगता है कि सेक्टोरल चर्निंग में भी इनका भी कोई एक दिन आएगा और सर्टेनली आज एक कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आती है तो थोड़ा सा नर्वसनेस मार्केट में आ जाती है। बाकी NBCC की बात करें तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, जस्ट दैट कि पास्ट में मतलब ये तो जहां से मैंने फर्स्ट रेकमेंड किया था वहां से तो कितना बैगर हो गया है, कितने कॉर्पोरेट एक्शंस और सब कुछ आ गया। रियल एस्टेट का अच्छा प्ले, नॉर्थ इंडिया दिल्ली में काफी सारे प्रोजेक्ट्स और ओवरऑल मतलब एक सरकार की अच्छी खासी एक कंस्ट्रक्शन विंग मान लीजिए, और बीच में कुछ इन्होंने जो बिलीगर्ड प्रोजेक्ट्स थे जो चल नहीं रहे थे उन प्रोजेक्ट्स को जब लिया तो सर्टेनली उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, बट अब ऐसे लेवल पे है कि यहाँ से मुझे वैल्यूएशंस बहुत सस्ते लगते हैं और ये कंपनी आगे जाके आराम से मतलब अच्छा खासा मतलब मुझे लगता है कि 125-130 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए इन लेवल्स पे भी, और बाय ऑन एवरी डिप। ये स्टॉक क्योंकि थोड़ा चला हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं चला, नीचे से देखेंगे तो काफी चला हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से काफी करेक्टेड भी है। तो 140 के लगभग का लाइफ टाइम हाइज है, वहां तक नहीं भी पहुंचे तो 120-25 के लेवल्स के लिए लेना चाहिए। ओके,
ये है आपके लिए एनबीसीसी पर आए हमारे दिवाली पे 120 का लक्ष्य हमारा है दीप, और उसके लिए बिल्कुल होल्ड करें, हड़बड़ी या जल्दबाजी न करें। कौन सा स्टॉक कब चलेगा ये कहना इस कैश के मार्केट में मुश्किल है, लेकिन आज भी देखिए जो बढ़ रहे हैं वो बहुत ही फर्स्ट क्लास बढ़ रहे हैं। जीएमबीसी 6% ऊपर है आज का, जो हमारा न्यू ईयर पिक है। एनबीसीसी दिवाली पिक 7% ऊपर है। अभी आपका पतंजलि जो हमने न्यू ईयर के तौर पर दिया 5% ये ऊपर है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आईआरबी इंफ्रा देखिए क्या 9% ऊपर है। 9% एडजस्टेड लेवल पर आई थिंक 28 या 27 या 30 के आसपास आपकी रिकमेंडेशन, आज 46 पर है। 50% से ज़्यादा की मूव आ गई, बढ़ चुका है। इवन आप ये देखिए एक और स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था अभी तिलक नगर आज 3। बाय द वे आपका ये आरती इंडस्ट्रीज भी दिवाली के दिन की रिकमेंडेशन है, बिल्कुल 511 था उस दिन और 661 का इसने रिसेंटली हाई बनाया है। 660 का हाई बनाने के बाद भी वहाँ से 10% करेक्ट होके भी तो जो है अच्छे स्टॉक से पकड़ के रखिए। मार्केट में ये वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे वाले मूव तो रहेंगे ही रहेंगे। लेटेंट व्यू आज देखिए ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट का 4.5%। तो आज एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा है, स्क्रीन देख के लग रहा है कि ज़्यादा मार्केट ठीक ही है अगर आपका है, लेकिन वही जैसे आप बैंक निफ्टी देखते तो आपका जोश थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। आइए जोश को फिर से लाते हैं और कैश का ऑप्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए सुमित जी। डर सिर्फ इतना ही कि पुट ऑप्शन होने की संभावनाएं पूरी हो सकती है। आइए देखते हैं। सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी, एक तो जस्ट अभी आप आईआरबी का बात कर रहे थे जी, सुबह आईआरबी दिया था और वन वे आप चलाए और आज इंट्राडे में उसमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है, तो टारगेट अचीव का उसमें मोहर लगा सकते हैं। और अब जो स्टॉक ऑप्शन मेरे रडार पे आया है, इंडेक्स में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इंडेक्स मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा और नीचे का मूव दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा प्रॉपर नहीं बैठ रहा है अभी। तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक अभी सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 529 रुपए, 530 रुपए। स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। लास्ट 2 से 3 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। तो ऑप्शन के जरिए 525 वाला पुट 13 रुपए 13.5 रुपए के बीच अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। अंबुजा सीमेंट का 525 का पुट। अंबुजा सीमेंट में पिछले 3-4 दिनों के लो पे ये ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसमें नीचे में 515 रुपए से लेके 512 रुपए तक के लेवल एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ट्रेड के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके चलने का सलाह रहेगा। 525 का पुट यहाँ पे खरीदारी करें। 9 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला टारगेट 18.5 रुपए का, दूसरा टारगेट 21 रुपए का। तो अंबुजा सीमेंट का 525 का पुट खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो यह है आपके लिए अंबुजा सीमेंट। यहाँ पर आप पुट खरीदारी करके चले। 525 का पुट 13 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है और सुमित जी को लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको वीकनेस आ सकती है। कुछ एस्केप कर नहीं रहा है सुमित जी की शॉर्ट कॉल्स को। अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस बोर्ड शॉर्ट कॉल्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए सुमित जी इस समय। बट स्टॉक्स में भरपूर तेजी बनी हुई। भी आईआरबी इंफ्रा की हमने बात करी, एक बार जरा जैन साहब से भी आईआरबी इंफ्रा पर राय ली जाए। जैन साहब, इनका अपडेट भी आया था दिसंबर में। टोल कलेक्शंस काफ़ी बढ़िया रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है, करीब 20-22% की ग्रोथ टोल कलेक्शंस में देखी है। स्टॉक भी रिसेंटली बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज भी 10% ऊपर है सर। या बिल्कुल इत्तेफाक से मैं पिछले हफ्ते में 2 या 3 बार, मतलब सैटरडे मंडे 2 बार जो भी हाईवेज यूज किए वो आईआरबी के थे और अच्छे खासे इनके रेवेन्यूज में कलेक्शन भी आया। आईआरबी इनबिट में भी बढ़िया रहा है। एंड आईआरबी एज अ स्टॉक तो देखिए, मुझे याद है सुमित जी का क्षेत्र का स्टॉक है, काफी निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया और सबने ही एक के बाद एक रेकमेंड किया हुआ है। केएनआर कंस्ट्रक्शन मुझे अच्छा लगता है, आईटीडी सीमेंटेशन अच्छा लगता है, रोड्स वाली इंफ्रा कंपनियां बहुत बढ़िया लगते हैं। जिस तरीके का आउटले है सरकार का और जो दिखता है मतलब एक्शन इंफ्रा सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा मुझे समहाउ रोड्स वाली कंपनियां बहुत बढ़िया लगती है। तो सारी कंपनियां बढ़िया करेंगी और आगे भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि बजट जो इलेक्शंस के बाद वाला होगा उसमें इंफ्रा के ऊपर और पुश आएगा। सो इट हैज टू गो ऑन। तो मेरे हिसाब से सारी कंपनियां एक के बाद एक चल रही हैं और बिल्कुल इन स्टॉक्स में निवेशित रहना चाहिए। आईआरबी इंफ्रा तो बहुत बढ़िया नंबर्स आए ही हैं, मंथली नंबर्स जो है और क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी वो दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईआरबी इंफ्रा स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। और आज सुबह सुबह सुमित जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में बाजार खुलने के बाद पहला स्टॉक ये था और 48 रुपये का टारगेट दूसरा है। 46.50 का पहला है, हासिल हो चुका है। लगा दीजिए सुमित जी पर, आई मीन सुमित जी के स्टॉक पर। सुमित जी पे तो मुहर पहले से लग चुकी है, सुपर हिट है ही। आइए हिटमैन हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल। मेरे ख्याल से हिमांशु जी यू नीड अ बिगुल।
यस सर, यस सर। ओके, तैयार है। तो जिस तरह से आपने 2 बार यस सर कहा, क्या 2 कॉल्स हैं या कॉल से एक ही है? कॉल एक ही है सर, व्यू 2 है। ओके। व्यू ये है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी के बीच में शायद बाजार आज के लिए अपना जो काम था लोअर साइड पर कर गया है और कल वापस से हमको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकती है। और ये व्यू दोनों के लिए अनिल जी, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। तो इस व्यू के साथ अनिल जी खरीदारी का आइडिया है और खरीदना है वही स्टॉक जो सुबह आपने रिकमेंड किया था, हिंद पेट्रो, जिसमें मुझे लगता है अनिल जी एक ब्रेकआउट की तैयारी है। बाजार की वीकनेस के बावजूद स्टॉक डे हाई के आसपास अटका हुआ है और मुझे लगता है इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो एचपीसीएल की 440 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी की जा सकती है, जो कि 14 रुपए 90 पैसे 15 रुपए के आसपास ट्रेड करती है अनिल जी। 13 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। 19 रुपए और 21 रुपए के 2 टारगेट एचपीसीएल की 440 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है अनिल जी कि ये स्टॉक जिस तरह से हाईज के पास अटका हुआ था, सुबह से कंसोलिडेट कर रहा था हायर एंड पर, यहाँ पर 450 452 रुपए तक की टारगेट्स टुवर्ड एंड या फिर कल के सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। तो हिंद पेट्रो में खरीदारी करके चलने की सलाह। एचपीसीएल खरीदारी करने की सलाह है। आज स्टॉक ऑफ द डे में भी अनिल जी की तरफ से राय आई थी एचपीसीएल पर। स्टॉक वहां से एक्टिव भी है। पहला टारगेट इसने हिट कर ही दिया था 438 का। दूसरे टारगेट के पास भी आपको दिख रहा है फ्यूचर्स में। अगर आप एचपीसीएल की बात करें, हाई इसने आज बनाया है 442 का, 444 का टारगेट था, तो उसके बेहद करीब ही रहा है और पहला टारगेट तो हिट कर ही दिया। तो एचपीसीएल, इस पर भी आपको एक्शन अब वापस आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में भी मूव बनी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिसेंटली अच्छे मूव में भी रहे हैं और तेल के प्राइस से तो इन्हें फायदा मिल ही रहा है। गिरने से ये होता हुआ दिख भी रहा है। आइए, कुणाल जी, राकेश जी भी ठीक 3 बजे का इंतज़ार कर रहे थे और जब तक 3 बजे तब तक उनके लिए एक बिगुल भी बजा देते हैं। तो पूरे 1 घंटे की कश्मकश के बाद, जद्दोजहद के बाद, दोनों एक राय बनाकर चार्ट कॉर्नर के लिए हैं तैयार। बताएं सर्स। नहीं अनिल जी, एक राय तो पहले से थी। कुणाल जी का नेटवर्क इशू चल रहा था, उन्होंने बोला वेट फॉर 3 PM, 3 बजे उनका नेटवर्क ठीक हो जाएगा, इसलिए आपने ठीक पकड़ा। 3 बजे के आसपास कॉल ले रहे हैं। और स्टॉक है भारती एयरटेल, एकदम पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है और पिछले 3 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पिवट को तोड़ रहा है। इंट्राडे के नजरिए से, बीटीएसटी के नजरिए से, 1-2 दिन के नजरिए से एकदम परफेक्ट लग रहा है। भारतीय एयरटेल एक खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, भारतीय एयरटेल एक अनसंग हीरो है। इतनी ज्यादा चर्चा इसकी नहीं होती है और जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है कि बाजार से बहुत ज्यादा इसका संबंध नहीं है। मार्केट के उलट भी ये चलने की ताकत रखता है। तो इसमें ब्रेकआउट आता हुआ इंट्राडे चार्ट पर नजर आ रहा है। 1060 का एक इंट्राडे रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने पार किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे। स्टॉप लॉस रखना है 1055 पर। 1055 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें। 1055 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 1090 का। 1090 का पहला टारगेट और इवेंचुअल टारगेट 1110 रुपए का। 1110 के टारगेट के लिए भारतीय में खरीदारी करें। भारतीय एयरटेल ये है स्टॉक जो एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 1070 के आसपास है। यहाँ पर भी कमाल होता हुआ दिख रहा है। अब 1055 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और फुट्सी की रीबैलेंसिंग पर करते हैं फोकस। इस रीबैलेंसिंग में फुट्सी इंडेक्स में कौन कौन सी नई कंपनियां भारत की शामिल होने की तैयारी में, कौन सी हो सकती है बाहर। अरमान है तैयार, डिटेल्स भी उनके पास। अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल। फुट्सी की ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में 8 और भारतीय कंपनियां शामिल हो सकती है। मार्च में होने वाली है ये एनुअल रिव्यू, जिसमें आपको ये बदलाव जो है वो होते हुए दिख सकते हैं। इंडेक्स में शामिल होने के चलते भारतीय बाजार में 2650 करोड़ का जो है इनफ्लो की यहाँ पर उम्मीद है। अब और ये घोषणा अगर आप देखें तो 16 फरवरी को होगी घोषणा और 15 मार्च से ये बदलाव जो है वो लागू हो जाएंगे। अब इसमें संभावित एंट्री किस किस स्टॉक्स की यहाँ पर जो 8 नाम है किसकी हो सकती है, उसमें आपको दिखेगा फिनिक्स मिल्स, थर्मैक्स, सुज़लोन एनर्जी, जिंदाल स्टेनलेस, केपीआईटी टेक, प्रेस्टीज स्टेट, मजगांव डॉक, आरवीएनएल। ये कुछ 8 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर हो सकता है कि ये जो एनुअल रिव्यू हो तो उसमें इनका नाम आता हुआ दिखे और इन सब का अगर आप टोटल देखें तो लगभग 2650 करोड़ का इनफ्लो हो सकता है। तो किस किस में इन्फ्लोज की आप बात कर रहे हैं? फिनिक्स मिल्स, थर्मैक्स, थर्मैक्स, सुज़लोन एनर्जी, जिंदाल स्टेनलेस, केपीआईटी टेक,
प्रेस्टीज एस्टेट, मजगांव डॉग और RVNL। उसमें रियल एस्टेट कंपनीज अच्छी खासी शामिल हैं और इस समय सबसे बजिंग सेक्टर यही बना हुआ है। मैक्रोटेक में अच्छी खरीदारी पिछले कुछ दिनों से आ रही है और प्रेस्टीज में आपको एक्शन दिख रहा है। फीनिक्स मिल्स में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट आज काफ़ी एक्टिव फीनिक्स मिल्स का चार्ट दिख भी रहा है। कुणाल जी, एक बार फीनिक्स मिल्स का चार्ट देखेंगे। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर फोकस चला जाता है, ये थोड़ा कभी कभी इग्नोर हो जाता है, बट 2600 के लेवल पर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर फीनिक्स मिल्स। कुल दीपांशु, हाल में ही अभी 2-3 दिन पहले मैं और राकेश जी इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, 10 की कमाई में शामिल करने की हमारी योजना थी, लेकिन चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था। बहुत ही शानदार अपमूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जबरदस्त अपट्रेंड स्टॉक में है और हमें लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। काफी रनअप हमने पिछले 4 सत्रों में देख लिया है, तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की राय होगी। मान लीजिए स्टॉक घट करके आपको 2400 रुपए के आसपास मिलता है, तो वो लेवल्स ऑप्टिमम होंगे जहां पर आप नई एंट्री ले सकते हैं। जिनके पास पहले की पोजीशन है उन्हें निश्चिंत होकर के बने रहना चाहिए। ओके, तो अगर पहले की पोजीशन है तो निश्चिंत होकर बने रहिए, कोई परेशानी इस समय नहीं है। बट अच्छा रोटेशन आपको अक्रॉस रियल एस्टेट दिख रहा है और रोज कुछ ना कुछ आपको एक्शन यहाँ पर आ भी रहा है। चलिए रखते हैं इस पर नज़र। और आज अगर आप देखें DLF फिर से मूव कर रहा है, एक्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में दिख रहा है, ओबरा रियल्टी है, मैक्रोटेक कई दिनों से आपको मूवमेंट दिखाई रहा है, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। 800 के लेवल अब लग रहा है फ्रेश मूव DLF आपको आते हुए दिखा सकता है। ओबरा रियल्टी, ये भी इंटरेस्टिंग चार्ट है, एक बार इसके चार्ट पर भी हिमांशु जी से राय लेना चाहूँगा। हिमांशु जी जरा देखें ओबरा रियल्टी, इस पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं आज? दीप, इन लाइंस विद पूरे सेक्टर की स्ट्रेंथ, ये स्टॉक भी एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। जहां तक आज के लेवल्स के या फिर एक इम्पोर्टेंट मूव के लिए सवाल है, मुझे लगता है 1545 1550 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेश खरीदारी या फ्रेश मोमेंटम अगर आपको चेज करना है तो मुझे लगता है इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनली स्टॉक का स्ट्रक्चर सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करने के लिए किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 1542 1544 के ऊपर ही स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए ओबरा रियल्टी, इस पर रखेंगे नज़र। 1540-42 के आसपास आने दीजिए, फिर एक फ्रेश मूव के लिए आप इस पर तैयारी के बारे में सोच सकते हैं। बट फ्रेश मूव DLF में ज़रूर आ रही है, एक फ्रेश एक्शन भी ये काउंटर दिखा रहा है। खैर लगातार चर्चा हो भी रही है DLF की। जैन साहब, आपसे भी एक राय लेना चाहूँगा। कल अपडेट आया था, एक कोई अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है इनका गुड़गांव में, जहाँ पर 7000 करोड़ के इन्होंने फ्लैट्स बेच दिए विद इन अ मैटर ऑफ डेज। सर जरा देखें, DLF रोज स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा है सर। या बिल्कुल, ये भी डबल होने वाला स्टॉक है और सबसे ज्यादा याद आती है अनिल जी की और हमारे आशु जी की, और सबने इनफैक्ट वरना आदर रेकमेंड किया है और मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे ज्यादा याद रहता है। बट यस, गजब का स्टॉक चला है और रियल एस्टेट स्टॉक्स में अगर सबसे पहले अगर किसने लीडरशिप दिखाई है तो DLF है। नॉर्थ इंडिया बेस्ड एक बेहतरीन प्ले, दिल्ली बेस्ड, और इनके जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है वहां पे तो एक्चुअली जिस तरीके की डिमांड है, और ये भाई सिलेक्शन होता, मतलब माल भी अगर ये लोग बेचते हैं तो मतलब ये लोग पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं। इनके 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं तो इनफैक्ट, और गजब की डिमांड है, अच्छे खासा स्टेटस सिंबल बन जाता है कि वो उस बिल्डिंग में रहते हैं, जो मैंने सुना और जो देखा कई लोगों से समझा, तो मतलब गजब का DLF का वो है। और बाकी प्रेस्टीज एस्टेट बहुत बढ़िया चल रहा है, ओबेरॉय रियल्टी बढ़िया चल रहा है, सोबर डेवलपर्स ने गजब का भी मूव दिया। सो ओवरऑल काफी अच्छा, इनफैक्ट ये सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। और REITs पे भी ध्यान दिया जा सकता है, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। एक अच्छा फिक्स्ड इनकम और प्लस अप्रिसिएशन वाला, तो वहां पे ब्रुकफील्ड्स का REIT है या और भी कुछ REITs लिस्टेड है, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। और इनका सरोगेट प्ले है वो है सीमेंट और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स वाले स्टॉक, और बाकी एक हाउसिंग फाइनेंस, तो ये सारे स्टॉक्स एक साथ चलेंगे। आज जस्ट दैट की मार्केट थोड़ा नर्वस है, तो हो सकता है दूसरे सेक्टर नहीं चल रहा, बट ये सेक्टर सर्टेनली अच्छा कर रहा है। सो आई एम बुलिश ऑन द रियल एस्टेट स्टॉक्स एंड महिंद्रा लाइफ स्पेसेस नॉट टू बी फॉरगेटन, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये स्टॉक पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय रियल एस्टेट शेयरों पर आती हुई इस वक्त जैन साहब की तरफ से। आइए BTS डबल टी का बिगुल सुदीप शाह साहब की तरफ से। बताएं सुदीप जी। अनिल जी, 2 आइडियाज है। पहला स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट्स, ये ऑटो एंसिलरी कंपनी, और हमने देखा कि जो हिसाब से ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी चाल हमने देखी है पिछले 2-3 महीनों में। या यहाँ पे बैंको प्रोडक्ट्स में हमने देखा था कि
लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था 611 के ऊपर। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद पिछले 7-8 दिन से फिर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और आज हमने देखा एक फ्रेश ब्रेकआउट ऊपर के लेवल पे आया है और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी का भी एक बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपेंशन हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्ट्रक्चर डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पे है बैंको प्रोडक्ट्स के, तो यहाँ पे 650 के स्टॉप लॉस से 710 के टारगेट के लिए बैंको प्रोडक्ट्स लिया जा सकता है। सेकंड स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन। अब ये स्टॉक में भी हमने देखा है कि पिछले कुछ जो मेरे ख्याल से 3-4 महीने का जो टाइम पीरियड था अक्टूबर सितंबर एंड से लेके, तो वहां पे ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था 130 से लेके 150 के बीच में। आज हमने देखा यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है और वॉल्यूम्स में भी काफी इजाफा हुआ है और डेली, वीकली, मंथली चार्ट सारे पॉजिटिव हो गए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अशोका बिल्डकॉन को भी लिया जा सकता है एज अ ट्रेडिंग पिक विद 153 स्टॉप लॉस एंड 175 एज अ टारगेट। तो 2 कैश कॉल्स हैं आपके लिए, बैंको प्रोडक्ट्स, अशोका बिल्डकॉन, दोनों में आप नजर डालिए, यहाँ पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं। कुछ और कैश काउंटर्स पर ही रखिए नजर, वहाँ पर अच्छा रोटेशन अभी भी चल रहा है। इंडेक्स लेवल पर तो आप सुस्ती देख रहे हैं। फिनिक्स मिल्स की अभी हम बात कर रहे थे, बात करते करते अब 5% ऊपर ये काउंटर हो गया है, तो वहाँ पर एक अच्छी वाली मूव आ रही है। पूना वाला फिनकॉप भी आज आपको वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आज हिमांग सर ने शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड किया था 530 के टारगेट्स के लिए, और पूना वाला फिनकॉप में आज फिर से एक अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया स्पाइक भी आपको यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। एक बार बंसल जी से इसके चार्ट पर भी राय लेना चाहूँगा। बंसल जी, पोजिशनली तो लगभग हर गेस्ट के रिकमेंडेशन में रहता है, बट फिलहाल लेवल्स के हिसाब से देखें पूना वाला फिनकॉप में क्या चल रहा है सर? दिपांशु अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, ब्रेकआउट है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है, तो जिनके पास है दिपांशु बने रहना चाहिए। 474 के अराउंड चल रहा है। नीचे में अगर गिरावट में 458, 461 का जोन मिले तो गिरावट में खरीदारी की राय है। गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी। पूना वाला फिनकॉप एक्शन अच्छा इस पर दिख रहा है, नजर रखिए। यहाँ पे मूव एक अच्छी बन रही है। एजिस लॉजिस्टिक्स एक और काउंटर है जहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग मूव आती हुई दिख रही है, इसको भी अपने रेडार पर रखें। निपॉन लाइफ, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। 4.5% की मूव निपॉन लाइफ इंडिया के शेयर में आपको इस समय बनती हुई दिख रही है। एक बार सुमित जी से इस पर राय लेना चाहूँगा। सुमित जी जरा देखें, निपॉन लाइफ काफ़ी एक्टिव है, 490 का लेवल, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। दिपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 7-8 दिनों से रोज ये तेजी का मूव दिखा रहा है और अभी ये 500 तक के लेवल इमीडिएटली स्टॉक दिखा सकता है। 500 का लेवल क्रॉस करने पे तेजी और बनेगी और फिर ऊपर में 530 से लेके 550 तक का मूव पोजिशनल तौर पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में अभी सपोर्ट है, जो इमीडिएट चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो 480 485 के पास है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। 500 का इमीडिएट टारगेट ये लेवल निकलने के बाद 530 से 550 तक का पोजिशनल मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए निपॉन लाइफ, जिस पर आपको एक्शन अच्छा दिख रहा है, और देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। इजी ट्रिप प्लानर्स, ये भी एक और काउंटर है जहाँ पर आपको मूव एक अच्छी आती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी रखिए नज़र। कोचिन शिपयार्ड, ये इंटरेस्टिंग है, इस पर भी एक नज़र बनाए रखें क्योंकि यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आई थिंक कल या परसों इसका एडजस्टमेंट भी होने वाला है, तो उसके चलते भी ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से थोड़ा एक्शन में आया है। आई थिंक कल इस पर एडजस्टमेंट होने वाला है, स्टॉक स्प्लिट होने वाली है, 10 का 5 हो जाएगा कल, तो उससे पहले इस स्टॉक में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो 10 का 5 हो जाएगा, यानी 1340 वाला 600, 650, 650, पौने 700 हो जाएगा। चलो बढ़िया। आइए तब तक एक काम करते हैं, बिगुल की करते हैं तैयारी वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बनाए वागले साहब। अनिल जी, एक कंडीशनल सेल है मेरा, आज होता है तो आज, नहीं तो कल सुबह। MCX को बेचना है लेकिन 3100 तोड़ने के बाद, अभी 3103-4 के आसपास है। पिछले 10 दिनों का बॉटम इसने ब्रेक किया है और 3100 टूटने के बाद ये कम से कम आपको 50 से 60 रुपए की मूव देगा। 3030 का मेरा टारगेट होगा, 3030, 3035 का। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपए ऊपर 3110 का होना चाहिए। ओके, 3100 आपके बात कर रहे थे। कंडीशनल सेल जब भी देते हैं वागले साहब, कंडीशन खराब हो जाती है और जो वागले साहब खुद ही बोलते कंडीशन खराब हो तो ही बचिए। वागले साहब अब कैसे कंडीशन, इससे ज़्यादा क्या खराब करें? देखिए 3104 पर था, अब 3100 टूट चुका है, 3110 के स्टॉप से आप क्या हो रहा है? माय गॉड। हाँ, अभी तो सबको भगवान ही याद आ रहे हैं। तो 15 रुपए तो रिकमेंडेशन लेवल के प्राइस से 15 रुपए और गिर गया, बात करते हैं। 3035 के आसपास, 75 अभी टच किया इसने। ये आजकल क्या है, सब वो
वहाँ खड़े हैं एकदम बड़े खड्डे के पास में, हाँ हल्का सा धक्का दो अपने आप गिर जाएगा। तू चल मैं वो कहते हैं गिरने वालों को गिरने का बहाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो चलिए, ये है एमसीएक्स जो गिरता हुआ दिख रहा है आपके सामने, और देखिए हिमांशु जी क्या कमाल करने के तैयार है। उनके लिए भी एक बिगुल हो जाए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, बाजार की वीकनेस में भी डीएलएफ में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मुझे लगता है इसको एक बीटीएसटी ट्रेड की तरह कैरी किया जा सकता है। कल के सेशन में मेरा ऐसा मानना है कि 805 810 रुपए तक के टारगेट्स डीएलएफ में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। 780 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ में एक बीटीएसटी ट्रेड लेकर चलने की सलाह है। ओके, तो यह है आपके लिए डीएलएफ, जहां पर आपको मूव इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है। अभी हम बात कर ही रहे थे 805 और अब 810 के टारगेट्स इस पर आपको बनते हुए दिखेंगे, तो नई मूव डीएलएफ में आपको इस समय बनती हुई दिख रही है। ट्राइडेंट, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। कल तो खैर एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया था, ऑलमोस्ट 20% की रैली कल दिखी थी। आज भी देखिए एक फ्रेश मूव ट्राइडेंट पे आपको आती हुई दिख रही है। सुबह एक्टिव था, उसके बाद थोड़ा फिसला, अब वापस ट्रेड में आ रहा है और 4.5% ऊपर है। 2 दिन में बहुत ही बड़ा एक्शन ट्राइडेंट के चार्ट में आपको आते हुए दिख चुका है। जैन साहब, कोई व्यू ट्राइडेंट पर? 2 दिनों से काफी ज्यादा अच्छा एक्शन बन रहा है सर। टेक्सटाइल स्टॉक्स है और सर्टेनली देखिए ये ऊपर से बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया। पहले तो बहुत बड़ा मूव दिया था और अच्छा कंसोलिडेशन था, और जिस तरीके से वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए थे आफ्टर करेक्शन, तो ये रीजन है। बट बाकी इतना ज्यादा फास्ट बढ़ जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। कल तो बड़ा मूव दिया ही था और आज भी अच्छा कैचअप कर रहा है। तो जनरली ये सेक्टर जो है टेक्सटाइल्स वाले स्टॉक्स, यहाँ पे लिनन वाले स्टॉक्स है, ये सब कर रहे हैं काम। तो हो सकता है वेल्सपन लिविंग भी है एक स्टॉक, इनके ही कॉम्पिटिटर, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी अंबिका कॉटन भी हम देखे ही है, नितिन स्पिनर्स देखे हैं, सारे चल रहे हैं। तो ओवरऑल टेक्सटाइल स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो एक इतने दिनों से इनके जो इनपुट कॉस्ट की वजह से थोड़ा जो डेंट पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ लग रहा है, और आगे आने दिनों में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये एक सिंगल फिगर वाला स्टॉक बड़ा मूव देने के लिए जाना जाता था ये स्टॉक, और अब रिजल्ट्स भी जो हल्के आए थे 2 क्वार्टर से, अब आगे आने वाले दिनों में ठीक रिजल्ट्स आने चाहिए, ऐसी उम्मीद में मार्केट शायद बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये है आपके लिए ट्राइडेंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। बाजार के रेडार पर आ रहा है, बट एक स्टॉक जो गिर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो है आपके लिए पॉलीकैब। अब 9% का कट हो गया। 4900 का भी लेवल इसने तोड़ दिया। इनफैक्ट 4900 का लेवल तोड़ने के बाद 20 रुपए और नीचे गिर गया, 50 रुपए अब और गिर गया। 4850 तक के लेवल्स अभी फ्यूचर्स में इस पर आपको आते हुए दिखे थे। बड़ी गिरावट यहाँ पर पॉलीकैब में आपको बनती हुई दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इस पर आ रही है। वागले साहब से हमने चार्ट चेक भी लिया था। वागले साहब, तो 4900 भी तोड़ दिया। आपने कहा भी था कि अगर चाहें तो मुनाफा बुक कर लें, बट जिस तरह से गिरावट आ रही है 4900 के भी नीचे आ गया सर युक्ति है। दीपांशु, बिल्कुल इसका अगला पड़ाव 4810-20 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर बेचना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। मैंने जैसे पहले जिसने बेचा होगा वो ऑलरेडी कवर किया होगा, तो वो एडवाइस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना है अभी भी। मुझे कोई मतलब बॉटम फिशिंग अवॉइड करी, यही मेरी सलाह होगी। ये है आपके लिए पॉलीकैब। बॉटम फिशिंग तो मत करिए, अवॉइड की ही सलाह रहेगी वहाँ पर, बट काफ़ी शार्प एक कट इस पर आते हुए दिख रहा है। एसआरएफ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इस समय बन रही है। सुदीप जी, एक बार एसआरएफ का चार्ट देखें। आज वैसे केमिकल्स के लिए अच्छा दिन नहीं है। एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, ये सारे काउंटर्स नीचे हैं। एसआरएफ का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, एसआरएफ का यदि हम चार्ट थोड़े लंबे समय का भी देखें तो स्टॉक एज सच एक रेंज में ही है, 2100 और 2450 2500 के बीच में। तकरीबन पिछले 7-8 महीने से स्टॉक वही रेंज में है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से अभी ये हर बार जब ये 2500 2450 2500 के करीब जाता है, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस बार जो सेलिंग आया ये 2 दिन में हमने देखा है, तकरीबन स्टॉक ऑलमोस्ट ये 10% के आसपास टूट रहा है अभी, 9-10%। और इंटरमीडिएट जो स्विंग लोज है, जो सारे 2330 2350, ये सब लोस को तोड़ते हुए अब सस्टेन कर रहा है उसके नीचे, और 200 डीएमए को भी फिर से तोड़ दिया है। और ये पिछली बार मेरे ख्याल से तो जब ऑन द वे अप स्टॉक ने 6 नवंबर को 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन किया था, उसके बाद कभी तोड़ा नहीं है। तो ये 6 नवंबर के बाद पहली बार ये स्टॉक अब वापस फिसल रहा है इसके नीचे, 200 डीएमए के नीचे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे
शॉर्ट पोजीशंस भी बना के जा सकते हैं। लॉन्ग से तो दूर ही रहिए, लेकिन 2350 के स्टॉप लॉस से यदि किसी को शॉर्ट भी करना है तो 2350 के स्टॉप लॉस से 2240 और 2250 के टारगेट के लिए SRF में शॉर्ट कर सकते हैं। तो 2250 2240 के टारगेट के लिए SRF को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और 60-70 रुपए गिरने की क्षमता रखता है। तो चली रहा है, कमजोरी होती हुई दिख भी रही दीप। तो दोनों तरफ सुबह एक अच्छा मूव आया, उसके बाद बाजार में अब धीमे धीमे कमजोरी का मूव बढ़ता और कल के लोज के आसपास बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आखिरी 10 मिनटों में जाएं, उससे पहले तैयार है आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए आपको बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, 13 लिस्ट लंबी है, लकी नंबर है, चेंज कर देते हैं। यस तो बाहर निकल तो कोई नहीं रहा है सर, सबसे कम लीस्ट आने ही नहीं है बाहर। हाँ, बाहर नहीं आना। 81.17% है प्रिसाइजली, वो है सबसे कम बलरामपुर चीनी में। तो समय वैसे हमारे पास 14 मिनट का अच्छा खासा बचा हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा। मुश्किल ही लग रहा है बलरामपुर चीनी बैन से बाहर आएगा, लेकिन क्योंकि लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है और अब अगर एंट्री हो गई इंडस टावर की, जहां पर पोजीशन तकरीबन 96% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, अगर ये बैन में आ गया तो अब आपके पास जो बैन लिस्ट है वो 6 साल की ऊंचाई पर होगी। इससे पहले अगर आप देखें तो 18 जनवरी 2018 में 14 स्टॉक थे, तो कल अगर आपके पास 14 स्टॉक्स होते हैं तो 6 साल की लंबी लिस्ट हो जाएगी। माय गुडनेस, 6 साल के हाईएस्ट लेवल पर बैन लिस्ट जाती हुई, गजब ही हो रहा है। तो जरा एक बार किसी राय ली जाए, कोई विशेष टिप्पणी देना चाहता है? इतने स्टॉक्स जो बैन लिस्ट में जा रहे हैं, उससे आपका कोई अनुभव, आपकी कोई यादें जुड़ी हो, आपका कोई विश्लेषण, आप ऐसे किसी जी जैन साहब बताएं सर। देखिए, एक चीज तो ये देखनी पड़ेगी परसेंटेज में कितना है। पहले 2018 में कितने एफएनओ के स्टॉक्स थे और आज कितने एफएनओ में स्टॉक्स है, इसमें टोटल क्या है। बट यस, मुझे ये याद है जब हम लोग कई बार ऐसे डिस्कशंस होती है तो हम लोग ब्रोकर्स में, और ऐसे हो रहा था कि बोले इतने सारे स्टॉक्स अगर बैन में होते, इट्स नॉट अ गुड साइन। कहीं ना कहीं ओवर एक्सुबरेंस दिख रहा है मार्केट में और खूब पोजीशंस बन रही है। तो उस टाइम पे भी यही, और 2018 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद है। एंड वो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स लोगों का ही ये ओपिनियन था, तो मुझे वो ओपिनियन याद आया। तो आई जस्ट थॉट आई एम शेयरिंग, क्योंकि बहुत सालों बाद इनफैक्ट ये हुआ। जनरली 6, 7, 8 इतना होता है। और कुछ तो एक चीज और है, ये जो भी बैन में आते हो छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है, मार्केट बहुत बढ़ गया, लोगों के जो पोर्टफोलियो के साइजेस है वो बहुत बढ़ गए, मगर उसके सामने कुछ स्टॉक्स जो 10,000, 15,000, 20,000 करोड़, 8-10,000 करोड़ कोई कंपनियां भी एफएनओ में है। अब हो सकता है कि बढ़ गए हो। पहले मुझे याद है जीएनएफसी हो या चंबल हो, ये छोटे छोटे स्टॉक्स थे जो कि इसमें आ रहे थे। और अब तो देखिए कट ऑफ अगर स्मॉल कैप का भी देखो तो 20,000 करोड़ का है, मिड कैप, स्मॉल कैप कितने बड़े बड़े रेंज के हो गए। सो इट हैज टू बी रीलुक्ड एट। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स अननेसेसरीली एफएनओ में नहीं रहे, क्योंकि एमटीएफ आई गया और दूसरी चीजें हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट ये एक रीजन है कि कहीं ना कहीं ये जल्दी जल्दी आएंगे और ओवर एक्सुबरेंस दिखता है इसमें। के बड़े दिनों बाद जैन साहब ने कहा कहीं कहीं ये होने वाला है, तो जैन साहब की तरफ से लिस्ट लंबी होती दिख रही है। और मेरे ख्याल से अपनी विशेष टिप्पणी शायद कुणाल जी ने हाथ खड़ा किया। कुणाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? अनिल जी देखिए, मैं कहना चाहता था अनिल जी, इससे एक सीरियस इंसाइट मिलता है। हम लोग एडवांस डिक्लाइन देखते हैं अनिल जी चार्ट्स पर, उसको बतौर इंडिकेटर भी प्लॉट करके कई सारे इंडिकेटर्स एडवांस डिक्लाइन रेशो से निकलते हैं। ये बैन की संख्या पर भी अनिल जी एक इंडिकेटर होना चाहिए, तो इस पर जरूर काम करेंगे। और बैन का नंबर ऑफ बैन स्टॉक्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एफ&ओ स्टॉक्स, इसको अगर प्लॉट किया जाए तो अनिल जी कुछ नए इंसाइट मिल सकते हैं। तो अच्छा है, वो आइडिया मिला अनिल जी, इससे संभव है, बिल्कुल संभव है। इसका बीच में आई थिंक एक निकाला भी था कि जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती है बाजार की वॉलेटिलिटी का भी वो इंडिकेटर होता है कुछ। तो हमने इस पे बात तो करी थी अनिल जी, मुझे एक बार फिर से इस पर थोड़ी विस्तार से रिसर्च की जाएगी और कनेक्शन बताने की कोशिश भी। फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले लें सर, 3:20 हो रहे हैं। आपकी इच्छा तो ले लीजिए। मुझे लगा कुछ तो ब्रेक मिले इस गिरावट से। बात तो सही है, वीकनेस काफी आ रही है। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर सारी गेंस गिव अप कर चुका है निफ्टी, सेंसेक्स दोनों अब नेगेटिव में आने की तैयारी में। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है, मिड कैप भी पूरी गेंस गिव अप कर चुका है, स्मॉल कैप फिर भी होल्ड आउट कर रहा है। और इस बीच ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है। डाउ फ्यूचर्स 1 घंटे पहले भी 100 पॉइंट नीचे था, 1.5 घंटे पहले भी 100 पॉइंट नीचे है, अभी भी 100 पॉइंट नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट नीचे है। S&P फ्यूचर्स में थोड़ा प्रेशर है। यूरोप में कुछ ज़्यादा नहीं बदला है।
तेल में कुछ नहीं बदला है, रुपए में कुछ नहीं बदला है, तो जो हुआ है सिर्फ हमारी स्क्रीन पर हुआ है और कहीं कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ इतने 1-1.5 घंटे में। क्या करके जाना है? दीप, हो क्या रहा है कि इस तरह की वॉलेटिलिटी में दो चीजें होती हैं। या तो दोनों तरफ के लोग बड़े कॉन्फिडेंटली व्यू बना रहे हैं, तेजी करने वालों को लगता है कि तेजी होगी, लेना ही लेना है तो छोटा सा भी पॉजिटिव सिग्नल मिलते कूद पड़ते हैं। मंदी करने वालों को लगता है कि बहुत हो गया, यहाँ से एक बार थोड़ा तो कमज़ोर होना चाहिए, तो पहला सिग्नल मिलते ही बेचना शुरू करते हैं। या फिर ये कि दोनों में कॉन्फिडेंस की कमी है। करेक्ट। कि जैसे थोड़ा ऊपर होता है काटो 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 काटो, शॉर्ट मत रखो, और जैसे ही नीचे होता है दे दो गिर जाएगा। अब दोनों में से क्या सही है ये एक आध दिन में समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल कम है या ज़्यादा है। लेकिन दोनों तरह के लोग, अगर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा है अपने व्यू को लेकर, वो भी एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं। कमज़ोर हैंड है, अगर व्यू को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो भी एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, जल्दी से स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए ये जो वॉलेटिलिटी है ये थोड़ी सी बनी रह सकती है जब तक कि आप निफ्टी को 21,450 के नीचे बंद होते ना देखें और बैंक निफ्टी को 21,800 के ऊपर बंद ना होते हुए देखें, तब तक ये भारी भरकम उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी 46,900 47,200 के आखिरी सपोर्ट रेंज में वैसे तो संकेत कमजोरी के दे ही रहा है, लेकिन आखिरी रेंज यही है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अगर वो होल्ड कर जाए और वहाँ से रिकवर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मामला सीधे। शॉर्ट टर्म जो ओवरनाइट पोजीशन रखने वाले हैं उनके लिए बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। पोजिशनल वालों के लिए एक दिन का और होल्ड है। बाकी निफ्टी में पोजिशनल वालों के लिए अभी भी होल्ड है। शॉर्ट इंट्राडे वालों के लिए छोटा स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हो चुका है। रहा सवाल कल के लिए पोजीशन का, जाहिर सी बात है आप डे लो पर बंद हो रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स आपको धीमे दिख रहे हैं। 2 दिनों का जो एक्सपीरियंस और आज अच्छी मजबूती के बाद घट रहे, तो लेने की हिम्मत तो नहीं होगी, भले आप ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे। सो बेहतर होगा खरीदने का काम कल ही करें। अगर शॉर्ट है और आज भी कहीं आपको कल की तरह एकदम से गैप मिल जाए, फिर आपने जैसे ही शॉर्ट काटे वैसे नीचे आए, तो फिर हेज करके चले। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रखें बढ़िया है, कोई खास ऐसी बात जो है उसको होल्ड करें, शांति से अपना स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। इंडेक्स जितना वोलेटाइल हो रहा है उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दें। ओके, चलिए ये है इस समय एलजी की राय, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आराम से बैठिए, थोड़ी पोजीशंस बनने दीजिए, हल्के रहिए। कल मिड वीक सेशन में देखते हैं क्या होगा। सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, मेटल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है और मार्केट्स भी डेज लो पर है, तो जो वीक स्टॉक या जिसमें दबाव देखने को मिल रहा है वही मेरे रडार पे आ रहा है फिलहाल। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 579, 580, 580 के आसपास का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर पिछले 4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो भी स्टॉक अभी ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 10-15 दिनों के लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को में यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 590, 591 ये स्टॉक का इमीडिएट अभी ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 590 का स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 570 इसका पहला टारगेट होगा, 565 इसका दूसरा टारगेट होगा। एक दो दिनों का व्यू लेके हिंडाल्को में बिकवाली करें 590 के स्टॉप लॉस से 570 और 565 के टारगेट्स के लिए। दीपांशु, एक अपडेट भी है, सुबह एक्सपायरी का ऑप्शन में बैंक निफ्टी का पुट हमने दिया था, 10-15 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वन वे फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, तो व्यू सही गया है। तो जिन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा उनके लिए तो माफी चाहता हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो लोग अगर होल्ड कर गए तो अभी 400 पॉइंट इन द मनी है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी बैंक के अंदर पुट पे अंदर देखने को मिल रहा है। तो जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उनके लिए दूसरा कॉल लाएंगे, और जो लोग होल्ड करके चले थे या रुक गए या बच गए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। अभी के चक्कर में कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि आपका व्यू और डायरेक्शन सही भी हो फिर भी बड़े बड़े टारगेट्स स्टॉप लॉस खाने के बाद आते हैं, वो हो सकता है, ये संभावना, ये डर तो रहता है। ये बार आई थिंक उसका एक सॉल्यूशन है क्या, वो कई बार मैं भी फॉलो करता हूँ उसको, कि 2 टुकड़ों में बेचने का या 2 टुकड़ों में खरीदने का, है ना। सही बात है। हाँ, उसमें क्या होता है कि थोड़ा अगर रेंज में थोड़ा एक बार ऊपर आ भी जाए तो आप दोबारा मौका थोड़ा एवरेज कर लें। आप कहते हैं ना 2 लॉट 3 लॉट वाले, हाँ, दो तरीके में कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी थोड़ी काम करती हुई दिखी है, इसलिए रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा सा ये फायदा भी हो सकता है, टुकड़ों में करें। करेक्ट, ठीक है सर। आइए वागले साहब के लिए भी एक बिगुल, वागले का वंडर।
बताएं भाग्य साहब। दीपांशु, बैंकिंग स्पेस में मुझे वीकनेस दिखाई देता है। आईसीआईसीआई बैंक एक लो ब्रेक करने की तैयारी है, 983 का भाव है, आप यहां पर बेचिए 980 से 88 के स्टॉप लॉस से, एक 6-6.5 रुपए की रिस्क होगी, और 980 ब्रेक होता है तो एग्रेसिवली बेचिए। मेरा 965 का टारगेट होगा, जो यहाँ से 15-17 रुपए नीचे है। के टारगेट के लिए बेचिए आईसीआईसीआई बैंक को। अभी अभी फ्रेश सेलिंग प्रेशर इस पर आपको आते हुए भी दिखा। आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट आई है, डेल्टा कॉप में गिरावट आई है, बंधन बैंक में गिरावट आई है, इंडस टावर आपके लिए फिसला है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा में प्रेशर बना है, वोडाफोन आज 6% टूटा है, पीवीआर आइनॉक्स में भी आपको लगातार तीसरे दिन फ्रेश बिकवाली आते हुए दिख रही है। बट एक दो काउंटर्स हैं जहां पर अभी अभी फ्रेश खरीदारी भी आई है। बाकी केमिकल्स कमजोर हैं। एक बार टाटा केमिकल्स का चार्ट पुल अप करिए, इस पर एक मूव आती हुई दिख रही है। 1100 के ऊपर टाटा केमिकल्स गया है, तो थोड़ा पिछले 5 मिनट में यहाँ पर एक्शन बना है। HCL टेक ये होल्ड आउट कर रहा है, करीब 2% ऊपर HCL टेक इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुजीत जी, एक बार HCL टेक पर राय दें, ये रिलेटिवली होल्ड आउट कर रहा है। इन्फोसिस में भी अभी खरीदारी आ रही है, TCS विप्रो भी मूव कर रहा है, IT पिछले 5 मिनट में थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। HCL टेक पर राय दें सर अपनी। हाँ, 1420 1430 का वहीं से पिछले 2-3 दिन से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। और आज भी देख रहे हैं कि जो ऊपर से वॉलेटिलिटी हम निफ्टी में देख रहे हैं, वहां पे आईटी ही सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी का भी चार्ट देगा तो वहां पे भी एक अच्छा पुल बैक देखा गया है। और मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में यदि बैंकिंग साइडवेज जाता है, थोड़ा वीकनेस हम आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक वगैरह ये 2-3 बैंक्स में देखते हैं, तो आईटी ही सपोर्ट करेगा और वहां पे टॉप पिक रहेगा HCL टेक ही। तो मुझे लग रहा है जहां जब तक स्टॉक 13 दिन का जो ईएमए है उसका 1430 1435 का, जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर के साइड 1495 से लेके 1520 के टारगेट्स हम HCL टेक में आते हुए देख पाएंगे, और ये एक आउट परफॉर्मर रहेगा अगले कुछ दिनों तक। आईटी पर रखिए नजर, 4 बड़ी आईटी अर्निंग्स इस हफ्ते आपके लिए आने वाली हैं। इन्फी और TCS आपके लिए आ रहा है थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को HCL टेक और विप्रो के नंबर्स आएंगे। तो नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन में ये काउंटर्स आ रहे हैं। डेल्टा कॉप के आज नतीजे आने वाले हैं, वो थोड़ा नरम आपको दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और शुरुआत अच्छी हुई थी, एक बार के लिए लग रहा था कि शायद बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आपको क्लोज दें, बट टुवर्ड्स द एंड स्पेशली बैंक्स में जिस तरह की सेलिंग आई है, सारी गेन्स गिव अप करके बैंक निफ्टी 200-225 अंक नीचे बंद होने को तैयार है। निफ्टी भी सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। अदानी पोर्ट्स 2000 में इसकी बात भी करी थी कल, स्टॉक बढ़िया एक्शन में है, आज भी तेजी दिखा रहा था, 1200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और अच्छा एक्शन आया है। वीक बाजार में भी टॉप गेनर है आज का। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी खरीदारी है, बजाज ऑटो बड़ा बायबैक आ रहा है इनकी तरफ से, 1.5% ऊपर ये काउंटर भी बंद होते दिखा है। मारुति में भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। अपोलो हॉस्पिटल्स, SBI लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेस, इस पर भी आपके लिए आज बात हुई थी। L&T, HCL टेक, टाटा मोटर्स लाइफ हाई पर 800 के पार गया है। टाटा स्टील, सिप्ला, सन फार्मा, डिवीज, LTI माइंट्री, BPCL, M&M, NTPC ये भी अच्छे दिखे। निफ्टी की ब्रेथ एक्चुअली उतनी खराब नहीं है, 30 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 20 बंद नेगेटिव में हो रहे हैं, बट जो नेगेटिव में बंद हो रहे हैं वो थोड़े हैवी वेट्स हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, SBI, कोटक, यहाँ पर आपने परेशानी देखी है। नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पर अभी भी परेशानी बनी हुई है। एशियन पेंट्स पर भी प्रेशर था। बजाज फिनसर्व भी नेगेटिव टेरिटरी में बंद हो रहा है और UPL पिछले कुछ दिनों से ये कमजोर है, आज भी कमजोरी ही दिखा रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। पॉलीकैब हमारी खबर के बाद 9% नीचे ये काउंटर आपको दिखा है। जी एंटरटेनमेंट में आज 7% की कमजोरी थी। वोडाफोन 6.5% टूटा है। SRF में बड़ा कट आया है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PFC, REC, यूनाइटेड ब्रूरीज, MCX, GMR एयरपोर्ट्स, नवीन फ्लोरिन, RBL बैंक, ACC, मनापुरम, एस्कॉर्ट्स, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडस टावर और PVR आइनॉक्स यहाँ पर कमजोरी दिखी है। बट दूसरी तरफ रियल एस्टेट स्टॉक्स तेजी बरकरार है। DLF, गोदरेज, ओबरॉय तीनों में बढ़िया खरीदारी दिखी है। अपोलो टायर्स एक्टिव था। ABB, मैक्स फाइनेंशियल, एबिट, ट्रेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्रैन्यूल्स, लॉरस, इंटरग्लोब, HDFC, AMC, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। ये भी आपको मूवमेंट अच्छी तरफ दिखा रहा था। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही क्लोज हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपके लिए पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। बड़ी मूव आई है IRB इंफ्रा में 10% की। NBCC, JSW एनर्जी, नाइका, इजी ट्रिप, लेटेंट व्यू और पतंजलि फूड्स, यहाँ पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है। GMDC भी सुबह से एक्टिव दिख रहा था। अनिल जी, वैसे देखेंगे परसेंटेज वाइज तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बट जो पोटेंशियल मॉर्निंग में दिख रहा था, जो डेज हाई बनाया था, वहां से काफी ज्यादा पॉइंट्स गिव अप करके बैंक निफ्टी तो स्पेशली करीब 450-500 पॉइंट ऊपर से फिसल खराब क्लोजिंग दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाली यही कि 47,200 की जो सपोर्ट रेंज जहाँ से शुरू होती है वहीं जाके अब लेवल देखो, एकदम लेवल परफेक्ट वहीं पर जाकर पहुंचा एकदम।
माफ़ कीजिएगा। एनीवे, तो फाइनल क्लोजिंग का करेंगे थोड़ी देर इंतज़ार, लेकिन तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बाद मालदीव सरकार अब अच्छे खासे बैकफुट पर है। भले ही इस मामले में उसने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन भारत में इसका गुस्सा साफ देखा जा रहा है। मालदीव्स की तमाम बुकिंग कैंसिल हो रही। ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के ने तो वहाँ की बुकिंग लेना ही बंद कर दी। आज शाम को 6 बजे इसी पर करेंगे चर्चा, जाने की कि क्या भारत में ऐसे पर्यटन स्थल और बीचेस हैं जो बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, और क्या इस विवाद ने हमें एक ग्लोबल टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित होने का बड़ा मौका दिया है। ये होगी आपके लिए हमारी कंस्ट्रक्टिव बातचीत। बाकी आप जनरल न्यूज़ चैनल पर देखेंगे, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन बिजनेस के लिहाज से, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से, आपके हमारे घूमने फिरने के लिहाज से क्या कुछ बड़े मतलब इससे निकलते हैं। बाद में विदेश, पहले अपना देश, ये है हमारी आज की खास पेशकश। रवि गोसाई साहब होंगे हमारे साथ, VP IATO इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, अमरीश तिवारी वाइस चेयरमैन ICPB इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो, सुजोय मित्रा सोलो ट्रैवलर, ये भी होंगे हमारे साथ। इन सबसे करेंगे बातचीत। बाद में विदेश, पहले अपना देश, देखिएगा जरूर। अगर आप अच्छा एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बताइए पैनल पे देखें जरा। अब इस पूरे विवाद के बाद कोई है आप में से जो मालदीव जाना चाहता है? कोई भी नहीं। सुमित जी तो साफ मना कर रहे हैं, बाकी भी किसी का विचार नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मालदीव या कोई ऐसी बीच डेस्टिनेशन पे जो विदेशों में कई लोग जाए, उससे पहले क्या आप अपने देश के आइलैंड्स, अपने देश के बीचेस एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे? जैन साहब वेरी गुड, हिमांशु जी, कुणाल जी, बंसल जी, ओके, तो अपने देश के पर एक्सप्लोर करना पड़े जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो पहले भी नहीं जाना चाहता था इस विवाद के। और अनिल जी दूसरा सवाल जो आपका है कि अनिल जी भारत के जो बीचेज है, तो अनिल जी बड़े शानदार बीचेज और बहुत सारी चीजें अनिल जी, भारत में पर्यटन की इतनी शानदार जगह है और जिनका इतना पोटेंशियल है अनिल जी, देखकर अनिल जी काफी वो होता है कि भाई उस तरह से अभी तक हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी अब जो मुहिम चल रही है, अगले 5-7 साल में इंडिया बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। तो बिल्कुल अनिल जी भारत की भी जगहों पर जाना चाहिए। भारत में भी ऐसे ढेर सारे बीचेज हैं जहाँ पर आप जाकर मौका देख सकते हैं। दीप, मैं भी कच्छ में जाके आया था ऐसे जी, मांडवी बीच, मतलब बहुत ही गजब का वो, हाँ, मतलब ऐसा लगा एक बार तो कि मतलब आप विदेश में ही आए हो, इतना तगड़ा है वो बीच। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में अच्छे बीचेज हैं, बहुत बढ़िया बीचेज हैं। जो कुछ फेमस है वो तो आपको पता ही है, जैसे महाराष्ट्र की हमारी पूरी कोस्टल लाइन है। आप यहाँ पर गणपति फूले से लेकर रत्नागिरी से लेकर मालवण पूरा गुजरात गोवा तक, मतलब एक केरल के तो खैर वर्ल्ड फेमस है ही है। तो बिल्कुल अपना देश पहले देखें, ये मुहिम चल रही है, आप भी इस मुहिम का हिस्सा है। और अब तो मोरलेस मैं तो अभी तक गया भी नहीं, और हाँ मेरा तो इरादा था वैसे जाने का। मैंने 2 बार प्रोग्राम बनाया, दोनों बार मेरा प्रोग्राम बन नहीं पाया। अब मैं बनाऊंगा ही नहीं, अब तो बनाना भी नहीं है, अब नहीं बनाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, अब तो पक्का हो गया, अब तो कोई चांस ही नहीं जाने का 100%। चलिए, अगर आप हवाई सफ़र करने की तैयारी में हैं तो आपकी जेब कुछ ज़्यादा ही ढीली हो सकती है। ये इसलिए कि इंडिगो में यात्रा के लिए आपको मनपसंद सीट के लिए 2000 रुपये तक एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, और ये चार्ज टिकट की कीमत के अलावा वसूला जाएगा। स्वाभाविक है यात्री परेशान है, जबकि उपभोक्ता मामले के ने इस तरह के मामलों को डार्क पैटर्न से जोड़कर देखा है। सवाल ये कि आखिर मनचाही सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना क्या सही है, और यदि है सही तो कितना? ये बड़ा पिंच करता है, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ, एब्सोल्युटली हर हफ्ते ट्रैवल करना ही पड़ता है। और मतलब कोई एक लिमिट होती है, मतलब हमारा मतलब अगर किसी सीट में आपको मतलब टिकट की प्राइस 4-5 हज़ार रुपये है, फिर भी सीट के 2000 रुपये, सोचो। और ऐसा नहीं कुछ सीट में कोई खास बात है, सिर्फ इतना ही खास है कि वो आगे वाली सीट है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है। हाँ, हल्का सा, मतलब वो भी एक्स्ट्रा लेग रूम किस में मिलता है? खाली फर्स्ट रो में। भाई सेकंड रो में तो एक्स्ट्रा लेग रूम, सेकंड रो में भी 2000 रुपये ले रहे हैं। करेक्ट। मतलब कि आपको जल्दी निकलना हो, जल्दी, अच्छा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे बैठे पीछे बैठे, कोई इसमें इज्जत का सवाल नहीं है। सिर्फ इतना होता है कि किसी के समय की थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है, या किसी को ज़्यादा काम होता है, तो आप 28वीं 30वीं सीट पे बैठे तो बाहर निकलने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो इसीलिए आदमी जो अगर बिजनेस ट्रैवल कर रहा है
सोचता है मैं फटाफट निकलूँ, हैंड बैगेज से जल्दी एग्जिट तो मेरा आधा घंटा बच जाता है करेक्ट सर इफेक्टिवली। इसीलिए आदमी लेना चाहता है 2000। अच्छा, एक चीज़ आजकल हमें बड़ी समस्या आ रही है जी, आई डोंट नो आप हमारे एक्सपर्ट्स में किसको आ रही है समस्या, चेक करें कि अगर आप सीट सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपका वेब चेक इन नहीं होता। हाँ, ये प्रॉब्लम और है। सीट सिलेक्शन करने के लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। वेब चेक इन क्यों बिना सीट सिलेक्शन के नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली मतलब क्यों बिना, हर सीट का तो आप पैसा नहीं दे सकते। अब इसका मतलब ये कि अगर आपको वेब चेक इन करना है तो आप पहले पैसे दो ही दो, कितना भी ले, 250 ले, 300 ले, 500 ले, 1000 ले, जो भी ले, लेकिन आपको बिना सीट सिलेक्शन के आप वेब चेक इन नहीं करते। और सीट सिलेक्शन करना तो पहले पैसे, मुफ्त वाली सीट उसमें होती नहीं। यस, ये दूसरा नया इनका धंधा शुरू हुआ है। मुझे लगता है इस पे भी थोड़ा सा ये आवाज़ उठानी, मिनिस्ट्री को टाइट करने की जरूरत है। टाइट करने की जरूरत है। अच्छा हुआ आपने पॉइंट ये दिया तो मुझे याद आया, हमारी टीम को बोलेंगे शो में इस पे भी डिस्कशन हो और सिंधिया साहब तक बात पहुंचाई। एब्सोल्युटली कि आप वेब चेक इन अगर कोई कर रहा है तो उसमें सीट सिलेक्शन कंपल्सरी क्यों है? करेक्ट, अगर उसको मुफ्त वाली सीट लेनी है किसी को तो लेने दें आप। एग्जैक्टली, बट वो हाँ आपको उसमें देने पड़े। जैन साहब आपके साथ भी हुआ है? यस बिल्कुल अनिल जी, ये होता है। और आजकल तो जो फर्स्ट रो वाली सीट्स है उसकी डिमांड जबरदस्त है पहले से, और उस डिमांड को देखते हुए इन्होंने ये रेट्स बढ़ाई है। और कई बार तो मतलब ये जो आपने जो भी दूसरी वाली प्रॉब्लम बोली ये भी बहुत बड़ी है। और ये वेब चेक इन और जनरली बिजनेस ट्रैवलर्स और जो इंट्राडे ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से, और काफी और इतना ऑर्गेनाइज होके चलना पड़ता है वेब चेक इन और ये और वो सारा, मतलब है प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्द ही कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं चलो, फर्स्ट रो के लिए तो एक बार वो डिबेटेबल हो सकता है, आपको कितने देने कितने नहीं देने पैसे, वो अपनी जगह। लेकिन वेब चेक इन के लिए तो सीट सिलेक्शन बिल्कुल नाजायज है, बहुत ज्यादा होना ही क्यों चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपकी जो रैंडमली सीट दो ना, कोई सीट तो आपकी, या तो फिर आप बोल दो कि मिनिमम इतने पैसे तो हर सीट के लगेंगे, तो फिर टिकट में ही जोड़ दो सबके लिए। टिकट में ही जोड़ दो, एग्जैक्टली। कुछ सीट तो फ्री रखनी पड़ेगी ना आपको हर सीट के लिए। जो आदमी बेचारा 30वीं सीट पे, लास्ट वाली सीट पे बैठ के जा रहा है, जिसमें हर बार टॉयलेट खुलता है बंद होता है तो उसको डिस्टर्ब होता है, एग्जैक्टली, उसको भी पैसे देने वेब चेक इन के लिए। और आगे वाले, हाँ, बंसल जी का भी कुछ दुख दर्द है। जी बंसल जी। अनिल जी, एयर इंडिया भी लेता है। अभी मैंने टिकट बुक करी अनिल जी, 5000 रुपीज सीट के दिए अनिल जी। वो इंटरनेशनल ट्रैवल की टिकट है, 5000 रुपए लिए अनिल जी सीट सिलेक्शन के एयर इंडिया ने। वो तो आपको बताना है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल पे जाके आए, उसका छोड़ो, वो हम समझ गए। एक्चुअल प्रॉब्लम वाली बताओ। नहीं, अभी जा रहा हूँ अनिल जी, दोबारा अनिल जी, दोबारा जा रहा हूँ। दोबारा जा रहा हूँ अनिल जी। क्या गजब कर रहे हो, कैंसिल कराओ। मोदी जी ने क्या बोला, पहले अपना देश घूमो। कहाँ जा रहे हो? नहीं, घूमने नहीं जा रहा अनिल जी, घूमने के सिवाय भी अनिल जी काम होते हैं। अच्छा फिर ठीक है, अगर काम से जा रहे हो तो ठीक है, घूमने उन्हें कहीं जाने का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान। जी कुणाल जी। अनिल जी सही पकड़ा है अनिल जी, यही बात बताने के लिए अनिल जी कितनी बात घुमाई हमारे बंसल जी ने, आपने पकड़ लिया अनिल जी। हाँ बिल्कुल, तो बंसल जी ड्यूली नोटेड, गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रिप। ओके, चलिए, तो ये है आज की हमारी कवर स्टोरी, इंडिया 360 डिग्री की सीट सिलेक्शन का डार्क पैटर्न। इस पर हमारी टीम सवाल उठाएगी, डिस्कस करेगी, देखते हैं कितना सही है। आइए बढ़ते आगे, और एक बार फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूँ। 21,544, वही 550 500 के आसपास आकर बंद होता है। ये है आज की क्लोजिंग, 31 अंकों की तेजी के साथ, और 31 अंक ही सेंसेक्स भी ऊपर बंद हुआ है 71,386 पर। और बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाए 207 अंकों के नुकसान के साथ 47,242 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में हल्के हरे निशान के साथ 70 से 75 अंकों की रही तेजी। डाउ फ्यूचर्स 120 पॉइंट नीचे है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स में नुकसान 75 पॉइंट का बाजार बंद होने के वक्त। विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, सुदीप शाह साहब और साथ ही जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।